नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की यूट्यूब क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक यूट्यूब के माध्यम से बेहतरीन वीडियो आपके लिए डाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे आपको पसंद भी आए होंगे। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो एक मैराथन क्लास रहेगी और आने वाले दिनों में दोस्तों प्रयास करेंगे कि प्रत्येक यूनिट से मैराथन क्लास जो है वो आपके लिए डालें। यानी प्रत्येक यूनिट से आप ये समझो कि हर यूनिट का एक वीडियो डालेंगे लगभग, और एक वीडियो जो है वो लगभग 2 से 2 घंटे के आसपास का एक वीडियो बनेगा और 2 घंटे में उस यूनिट से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी की सारी आपके सामने डिस्कस करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। दोस्तों, एग्जाम टाइम नजदीक है और इस एग्जाम टाइम में वही आदमी जीत पाएगा या वही आदमी सिलेक्ट हो पाएगा जिसका अपने आप पर क्या है, आत्मविश्वास है। दोस्तों, सबके पास में टाइम वही है, जितना टाइम में अन्य लोगों को मिलता है या मुझे मिलता है या आप पढ़ रहे हैं तो आपको मिलता है, वैसा ही टाइम आप प्रत्येक व्यक्ति के पास में होता है। बशर्ते उस टाइम का आप यूटिलाइज कैसे करें, यानी आप उसको उपयोगी कैसे बनाएं, एक बात। और दूसरी बात, उपयोगी बनाने के साथ साथ आप उसको अगर पढ़ रहे हैं तो आपको कौन सी चीज याद कैसे हो। और अगर कहीं पर जैसे कुछ चीजें होती हैं जो ऐसी होती हैं जो एक साथ, जैसे आपने पढ़ा कुछ और आपको याद रह गया कुछ, या 1952 का पढ़ा था आपको याद 62 का रह गया, पढ़ा आपने 1950 का था वहां पर 50 वाले की जगह 70 का आ गया, 70 वाले की जगह 50 का हो गया। तो ऐसी चीजों से आपको बचने के लिए सबसे बड़ी अगर कोई अचूक दवा है वो केवल एक ही है, वो है आपका आत्मविश्वास। तो इन दिनों आपके आत्मविश्वास को आप क्या करें, बना के रखें। दोस्तों, आज की जो मैराथन क्लास मैं जो डालने जा रहा हूं, या आप अपना जो ये सामूहिक प्रयास है, उससे प्रयास में केवल और केवल हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 की। तो सबसे पहले तो आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, और सिलेबस के बाद से बात करें आगे, तो सिलेबस के बाद में आपके पास में उस सिलेबस की प्रत्येक लाइन सीधी सीधी होनी चाहिए। सीधी सीधी होने का मतलब आपको उससे सिलेबस से सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ है, या यूनिट 3 जो है उसमें ये वाला बिंदु है या नहीं है। वो सारी चीजें अगर आपको पता चलेंगी या आपको पता है तो आप आसानी से इस यूनिट का जो 3rd यूनिट जो है इसके जो मैराथन विवरण का आप क्या करेंगे, पूर्णतया आनंद उठाएंगे। तो आज अपन बात करेंगे दोस्तों, शुरुआत करते हैं 3rd यूनिट से। तो सबसे पहले तो देखो अपन बात कर लेते हैं 3rd यूनिट की। मैं मोटा मोटी बात कर देता हूं दोस्तों, 3rd यूनिट में है क्या या कौन सी चीज कहाँ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बात करनी 3rd यूनिट है क्या, इसका नाम क्या है 3rd यूनिट का। तो बात करेंगे दोस्तों 3rd यूनिट का, इसका नाम, तो नाम की बात करें तो ये है लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है इस यूनिट का क्या है दोस्तों, पूरा नाम है। यानी कहने का मतलब इसमें अगर ये चर्चा करेगा सबसे पहले, तो ये सबसे पहले चर्चा करेगा मैनेजमेंट शब्द की। सबसे पहले क्या बात करेगा, मैनेजमेंट शब्द की बात करेगा। मैनेजमेंट के बाद में बात करें दोस्तों, तो यहाँ से आप टूल्स, मैनेजमेंट के टूल्स को याद रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब मैनेजमेंट के तत्व जो है उनको याद रख सकते हैं। साथ ही मैनेजमेंट की छोटी छोटी बातें जो है वो आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। यहाँ से अपन आगे बढ़े, धीरे धीरे बात करें दोस्तों, तो यहाँ से टूल्स के आगे आपको याद रखना है वो है मैनेजमेंट के वर्क, यानी मैनेजमेंट के कार्य कौन से होते हैं। यानी पहले तत्व है, तत्व के बाद में क्या आ जाएंगे, कार्य आ जाएंगे। तो कहने वाला 2 बातें हो गई है, टूल्स हो गया है और साथ में क्या हो गया है, वर्क हो गया है। और बात करें दोस्तों यहाँ से, तो यहाँ से आपको इसके आगे का पड़ाव अगर याद रखना है तो आपको याद रखना है साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको आगे याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन की यहाँ चर्चा कर लेंगे। कहने का मतलब अपने को याद रखने सबसे पहले मैनेजमेंट, वर्क, साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसके बाद में अगर दोस्तों बात करें अपन यहाँ से, तो यहाँ पर FW टेलर का फोरमैनशिप सिद्धांत, FW टेलर का फोरमैनशिप सिद्धांत जो है उसको भी अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, उसकी भी यहाँ चर्चा कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यूनिट 3rd जो है वो केवल और केवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और मैनेजमेंट दोस्तों आपको तभी समझ में आएगा जब आप उसका जो सिलेबस जो है उसको आप सामने रखेंगे और सामने उसको रखकर आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जिन दोस्तों के साथ में तैयारी करते हैं उनके साथ बात करेंगे। यानी सबसे पहले शुरू होती है कहाँ से, मैनेजमेंट से शुरू होती है, और मैनेजमेंट के बाद में वो साइंटिफिक मैनेजमेंट पे आ जाती है। उसके आगे बात करें दोस्तों तो ये बन जाएगी एक लाइब्रेरी सेक्शन पर। किस पर आ जाएगी, लाइब्रेरी सेक्शन में आ जाएगी। यानी लाइब्रेरी कौन से सेक्शन होते हैं और किस सेक्शन का कार्य क्या होता है वो आ जाएगा। यहाँ सेक्शन में भी अगर कोई बड़ी बात करें दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से बात करें तो
यहाँ से एक प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आया हुआ है वो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन का यहाँ से पूछा जा सकता है। यानी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, ये है द बुक सिलेक्शन ऑफ ए पब्लिक लाइब्रेरी, द बुक सिलेक्शन ऑफ ए पब्लिक लाइब्रेरी, ऐसी एक पुस्तक भी है दोस्तों, पब्लिक लाइब्रेरी। अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पुस्तक के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, तो पुस्तक के साथ में मैकॉलबिन जुड़ा हुआ है। पुस्तक के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, मैकॉलबिन जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब प्रत्येक बिंदु से अपने को क्या उठाने हैं, प्रश्न उठाने हैं। साथ ही दोस्तों बात करें इसके आगे की यानी सेक्शन के बाद में, तो सेक्शन तो सारे देखो अभी अपन चर्चा करेंगे। एक्यूजेशन क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, सर्कुलेशन सेक्शन क्या होता है, या इसके अलावा पीरियोडिकल सेक्शन क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, या फोटोकॉपी सेक्शन भी कोई होता है क्या, या पीरियोडिकल सेक्शन की क्या भूमिका होती है, उन सब की बात करेंगे। साथ ही यहाँ से दोस्तों बात करें तो यहाँ दो पद्धतियां, नेवार्क और ब्राउने पद्धति। यानी यहाँ पर देखो नाम ही याद रखना है खाली, नेवार्क और ब्राउने पद्धति। और नेवार्क और ब्राउने पद्धति के अलावा बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है थ्री कार्ड सिस्टम का नाम आपको याद रखना है। और थ्री कार्ड सिस्टम के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ से एक और बनेगा, वो आपको याद रखना है कार्डेक्स। आप देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन दो को शामिल करते हैं पहले तो, इन दो को, ये ऊपर वाली दो है वो परिसंचरण पद्धतियां हैं, ऊपर वाली दो जो है वो क्या है, परिसंचरण पद्धतियां हैं। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो ये पत्रिका प्रबंधन की पद्धतियां हैं। ये दोनों किसकी पद्धतियां हैं, तो आपको याद रखना है पत्रिका प्रबंधन की पद्धतियां। अब मान लो अगर पेपर का लेवल आसान हुआ तो वो सीधा सीधा पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी परिसंचरण की पद्धति नहीं है या परिसंचरण की पद्धति है। जैसे इस अभी जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें RFID पूछा जा रहा है, RFID का पूरा नाम पूछा जा रहा है, RFID कौन बनाता है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका निर्माण सबसे पहले कहाँ किया गया। अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमने पूर्व के वीडियो में एक RFID का पूरा वीडियो आपके लिए बना के रखा है। अब उस RFID का प्रयोग क्या है, टेक्निकल सेक्शन करता है तो टेक्निकल सेक्शन किस काम के लिए करता है, या सर्कुलेशन सेक्शन करता है तो सर्कुलेशन सेक्शन किस काम के लिए करता है। या यहाँ से प्रश्न दे दिया कि नेवार्क, ब्राउने और RFID और कार्डेक्स, और नीचे लिख दिया निम्न में से भिन्न को पहचाने। तो कहने का मतलब तरीके जैसे सारे जो है वो एक जैसे होते हैं, आपको उन तरीकों में से बाहर निकालना है कौन सी चीज कहाँ है। अपनी मैराथन क्लास में अपन बात करेंगे नेवार्क, ब्राउने, थ्री कार्ड सिस्टम और कार्डेक्स की। साथ ही इसके आगे अगर अपन बढ़े तो आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों ओपन असेस सिस्टम। यहाँ से आपको याद रखना है ओपन असेस सिस्टम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ओपन असेस सिस्टम कब बना, कब निर्माता थे इसके, कौन निर्माता थे, कौन से देश में बनता है, या जो निर्माता थे उनकी भी कोई विशिष्ट भूमिका थी क्या, इन सब की भी क्या करेंगे, बात करेंगे। साथ ही इसके आगे बढ़े दोस्तों अपन यहाँ से, तो आपको याद रखना है बाइंडिंग को, यानी जिल्दबंदी आपको याद रखनी है। बाइंडिंग के अलावा अगर आगे बढ़े दोस्तों तो अपने को याद रखना है स्टॉक वेरिफिकेशन को याद रखना है। स्टॉक वेरिफिकेशन से आगे बढ़े दोस्तों तो अपने को आगे याद रखना है, यहाँ पर एक स्टॉक वेरिफिकेशन का एक दूसरा पार्ट है, उसका नाम है रेक्टिफिकेशन। तो अपने को याद रखना है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन से दोस्तों आगे बढ़े तो अपने को याद रखना है लाइब्रेरी रूल्स के अलावा बात करें दोस्तों तो अपने को याद रखना है स्टैटिक्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स भी अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो अपने को याद रखना है यहाँ से बजट, यहाँ से याद रखना है क्या भाई, बजट। यानी कहने का मतलब यहाँ से छोटे छोटे बिंदु है, और छोटे छोटे बिंदु जो है दोस्तों थर्ड यूनिट को पूरा कंप्लीट करवा देंगे। बशर्ते आपको अगर उस थर्ड यूनिट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप आसानी से इस यूनिट को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बीच में दोस्तों कोई एक छोटी छोटी चीजें अगर कोई रही हो तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। सिलेबस जैसा कि काफी दिन हो गए सिलेबस देखे हुए, फिर भी जहां पर कहीं भी कोई चीज उठती है तो उसकी भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो अपन शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। सबसे पहले शुरू करेंगे दोस्तों मैनेजमेंट से, यानी मैनेजमेंट को हिंदी में ले लेते हैं अपन। सबसे पहले मैनेजमेंट को अपन ले लेते हैं हिंदी में, यानी बात करें तो दोस्तों प्रबंधन शब्द की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। यानी प्रबंधन है क्या या मैनेजमेंट है क्या, उसकी अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। देखो बात करें मैनेजमेंट की तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, अंग्रेजी में ले दोस्तों तो अंग्रेजी से यहाँ से तो बनेगा वो बनेगा मैनेज प्लस मेन और प्लस टी। यानी ये इसका अंग्रेजी में करें तो ये मैनेज प्लस मेन प्लस टी, और ये भी किस में है तो दोस्तों ये भी यूं समझो
कि यहाँ पर दो ही चीज बनेगी। देखो दो क्या बनेगा, एक तो यहाँ बन जाएंगे कर्मचारी, एक तो यहाँ बन जाएंगे कर्मचारी, और दूसरे की यहाँ बात करें तो दूसरी चीज जो बनेगी वो बनेगा क्या भाई, कार्य। यानी इट मीन कर्मचारी और जो यहाँ का स्टाफ और जो यहाँ का वर्क जो है वही क्या बनते हैं, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, मैनेजमेंट बन जाते हैं। अब ऐसा पर्सन एग्जाम में दोस्तों आया हुआ है नहीं, एग्जाम में क्या आया हुआ है यहाँ से, तो एग्जाम में जो आया हुआ है उसकी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। देखो एग्जाम में आया हुआ है प्र जोड़ बंधन, यानी दो शब्दों के योग से बना हुआ है प्र जोड़ बंधन। प्र का शाब्दिक अर्थ विशेष, प्र का शाब्दिक अर्थ विशेष और बंधन का शाब्दिक अर्थ होता है वो बांधना या जोड़ना होता है, बांधना या फिर जोड़ना। यानी किसी व्यक्ति विशेष को किसी कार्य विशेष के साथ में बांधना या जोड़ना क्या है, प्रबंधन है। अब मान लो अपने तो एग्जाम जो है वो डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है दोस्तों, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में तो प्रश्न को कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन अपने डिप्लोमा लेवल में क्या पूछा जा सकता है, उसमें अपन उस जैसे प्रश्नों की अपन क्या कर देते हैं, चर्चा कर देते हैं। जैसे देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है अपने लेवल में कि प्रबंधन शब्द की अवधारणा, प्रबंधन शब्द की अवधारणा सर्वप्रथम कब विकसित हुई या कौन सी शताब्दी में विकसित हुई, तो आप यहाँ से सीधा सा उत्तर बना देंगे कौन सी शताब्दी में, तो उत्तर आ जाएगा 20वीं शताब्दी में। अब मान लो यहाँ से प्रश्न कर ले 20वीं शताब्दी में हुई, तो 20वीं शताब्दी के अलावा यहाँ पर अगला सन भी अपने से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। वो पूछे कौन से सन में हुई, तो आप बताएंगे 1900 में, यानी कौन से सन में, तो 1900 में। यानी सन की बात करें तो सीधा सा आपको याद रखना है 1900 में किसकी अवधारणा प्रस्तुत हो गई थी, प्रबंधन की अवधारणा प्रस्तुत हो गई थी। लेकिन मान लो प्रश्न कर ले कि यही प्रबंधन शब्द, यानी ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो है, लाइब्रेरी में यह मैनेजमेंट शब्द जो है वो कब प्रयोगित किया गया था। यानी लाइब्रेरी में मैनेजमेंट शब्द की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों, लाइब्रेरी में मैनेजमेंट शब्द जो है वो सन 1950 में यानी 1950 में क्या था, आ गया था। तो तीन आंकड़े हो गए। सबसे पहला कि पुस्तकालय शब्द की अवधारणा कौन सी सदी में, तो 20वीं सदी। कौन से सन में, तो 1900 में। अगर प्रश्न कर ले कि लाइब्रेरी में मैनेजमेंट शब्द कब आया, तो ये आ गया सन 1950 में। तो दोनों तीनों चीजें याद है और दोनों तीनों चीजों से दोस्तों प्रश्न बनेगा। अब शुरुआती चरणों में अगर बात करें दोस्तों, तो ये सन 1900 में केवल प्रबंधन शब्द था, सन 1900 में केवल क्या था, प्रबंधन शब्द था। लेकिन बात करें वर्तमान स्वरूप में या इसके आगे की कड़ी में, तो प्रबंधन जो था वो बन गया वैज्ञानिक प्रबंधन। प्रबंधन जो था वो बन गया क्या भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन बन गया। और ये वैज्ञानिक प्रबंधन की बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत सर्वप्रथम सन 1910 में, सन 1910 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है लुईस बर्डीन। सन 1910 में एक व्यक्ति है लुईस बर्डीन या लुईस बर्डीच, लुईस बर्डीन या लुईस बर्डीच नामक व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। यानी सबसे पहले मैनेजमेंट था और सन 1910 में ये बन गया क्या भाई, साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी अगर आज के मैनेजमेंट की बात करें या आज के प्रबंधन की बात करें, तो उसमें क्या है, पूर्णतया वैज्ञानिक या विज्ञान से संबंधित तकनीकों का प्रयोग जो है वो किसके साथ में किया जा रहा है, मैनेजमेंट के साथ किया जा रहा है। और इसकी अवधारणा अगर बात करें विश्व में सर्वप्रथम, तो वो किसके द्वारा शुरू कर दी गई थी, लुईस बर्डीन के द्वारा या लुईस बर्डीज के द्वारा कर दी गई थी। अब देखो यहां से अपन इसके आगे की कड़ी में बढ़े दोस्तों, तो यहां से अपने को एक नाम याद रखना है एफ.डब्ल्यू. टेलर का, अपने को याद रखना है एफ.डब्ल्यू. टेलर का। और एफ.डब्ल्यू. टेलर महोदय जो है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द पर सन 1890 के आसपास ही क्या कर लेते हैं, इसकी शुरुआत कर देते हैं। लेकिन पूर्णतः अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। ये सन 1905 में एक पुस्तक लिखते हैं। आप पुस्तक का नाम जानते होंगे, पुस्तक का नाम है द सोप मैनेजमेंट, पुस्तक का नाम है द सोप मैनेजमेंट, यानी पुस्तक लिखते हैं द सोप मैनेजमेंट। और बात करें इनके बाद में, तो इसके बाद में सन 1911 में फिर ये एक पुस्तक लिखते हैं। और पुस्तक की बात करें तो उसका नाम जो होता है दोस्तों, वो होता है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम से क्या लिख देते हैं, पुस्तक लिख देते हैं। यानी कहने का मतलब जो लुईस बर्डीन जिसकी शुरुआत करता है, उसको पूर्णतया बड़ी अभिव्यक्ति या बड़ा स्वरूप प्रदान करने का काम कौन करता है, तो वो एफ.डब्ल्यू. टेलर महोदय करते हैं। और 1911 में जब पुस्तक लिखते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन लिखने वाला है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर। और दोस्तों इसी पद्धति बोले तो साइंटिफिक मैनेजमेंट पर यानी वैज्ञानिक प्रबंधन पर सर्वाधिक जोर दिए जाने के कारण आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है
दोस्तों ये इसका मतलब किसे कहा जाता है, किस व्यक्ति को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कहा जाता है, तो वो कौन है भाई, F.W. टेलर है। F.W. टेलर ही क्या है भाई, वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता है। यानी कहने का मतलब ये जो वैज्ञानिक प्रबंधन जिसकी शुरुआत आज अपन देख रहे हैं उसका पिता किसे कहेंगे, तो उसे उसका पिता F.W. टेलर को कहेंगे। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि F.W. टेलर का पूरा नाम क्या है, तो वो भी आप याद रखेंगे, फ्रेडरिक विस्लो टेलर जो है वो F.W. टेलर का क्या है भाई, पूरा नाम है। और साथ ही बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता जो है वो F.W. टेलर को कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों कई छोटी छोटी परिभाषाएं जो पूछी जा सकती है, जैसे लोगों से उनकी कार्य क्षमता के अनुसार क्या करवाना, काम करवाना और अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। यह परिभाषा वैज्ञानिक प्रबंधन की देने वाला व्यक्ति F.W. टेलर था। लोगों से काम करवाने की कला, ये करने वाला भी कौन था, तो F.W. टेलर था। अब कोई प्रश्न मान लो F.W. टेलर का जहां नाम नहीं आए, जैसे प्रश्न आ जाए कि लोगों से काम करवाने की कला, वहां पर टेलर का नाम नहीं है, वहां पर जॉर्ज टेरी का नाम लिखा रहे, तो आप उसको भी उत्तर क्या मानेंगे, जॉर्ज टेरी मानेंगे। ऐसे एक दो छोटी छोटी परिभाषाओं की बात करें दोस्तों, तो परिभाषा अपन हेनरी फ्योल की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है कि प्रबंधन क्या है वास्तव में। तो प्रबंधन जो है वो योजना बना के उनको निर्देशन देना, या निर्देशन के अलावा उनका क्रियान्वयन करवाना या व्यवस्थापन करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। दोस्तों हेनरी फ्योल का नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हेनरी फ्योल जो है वो सबसे पहले थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे। प्रबंधन के सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे भाई, हेनरी फ्योल थे। दोस्तों हेनरी फ्योल की भी प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका है, या आप यूं समझो कि यह वो व्यक्ति है जो प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित करता है। एग्जाम में प्रश्न आ सकता है दोस्तों, हेनरी फ्योल के द्वारा लिखी गई पुस्तक द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यानी पुस्तक का नाम है द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, और ये पुस्तक कौन लिखते हैं, तो ये पुस्तक हेनरी फ्योल लिखते हैं। बात करें दोस्तों इस पुस्तक का अनुवाद किसी व्यक्ति ने किया गया, तो सन 1930 में द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक जो थी उसका अनुवाद J.A. कार्लबोर्ट नामक एक व्यक्ति था, जिसने सन 1930 में क्या था, इस पुस्तक का अनुवाद किया था। और पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो भी आपको याद रखना है, पुस्तक के लेखक जो है वो दोस्तों हेनरी फ्योल थे। कहने का मतलब थर्ड यूनिट जो है वो कोई बड़ी बला नहीं है, आप इसको चाहें तो अगर आप सुबह से लेकर शाम को तक लगातार इसको पढ़ें तो ये यूनिट क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। और भी यहाँ दोस्तों छोटी छोटी बात है अपन याद करेंगे, गिलब्रेथ को याद रखना है, जॉर्ज गांट को याद रखना है, जॉर्ज बोथ को याद रखना है। साथ ही यहाँ पर से अपने को विचारधाराएं की अगर बात करें तो कुछ एक प्रमुख विचारधाराएं जैसे शास्त्रीय विचारधारा, प्रयोगात्मक विचारधारा, या प्रयोगात्मक विचारधारा के अलावा बात करें दोस्तों तो मानवीय व्यवहार जो जिसमें अल्टन मायो का नाम जोड़ा जा सकता है, या गणितीय विचारधारा जिसमें गोन्सालेज और मैकमिलन का नाम जोड़ा जा सकता है, सामाजिक प्रणाली जिसमें चेस्टर बर्नार्ड का नाम जोड़ा जा सकता है, या फिर वैज्ञानिक प्रणाली तो F.W. टेलर का नाम जोड़ा जा सकता है। यानी 6-7 महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय सिद्धांत में बात करें तो एडम स्मिथ का नाम जोड़ा जा सकता है। शास्त्रीय विचारधारा स्कूल में एडम स्मिथ का नाम याद रखना है दोस्तों। शास्त्रीय सिद्धांत की जहां पर भी बात आए तो वहां पर आपको F.W. टेलर का नाम याद रखना है। कहने का मतलब बहुत सारी विचारधाराएं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो है उनसे ही क्या बनती है, यूनिट थर्ड बनती है। अब देखो सबसे अगर आसान बात करें तो फर्स्ट यूनिट में खूब सारा मटेरियल आसान है, लेकिन वो याद रखना एक अपने आप में महाभारत है। अब थर्ड यूनिट जो है वो छोटा पड़ाव है, याद रखने में आसान है। अगर आप इसको 2-3 बार देखते हैं तो पूरी जो थर्ड यूनिट है वो आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। इसके आगे दोस्तों अपन एक बार पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके आगे अपन चर्चा करते हैं कि मैनेजमेंट के टूल्स कौन से होते हैं या प्रबंधन के तत्व कौन से होते हैं। बीच में कुछ एक परिभाषाएं जो मैं बीच में छोड़ूंगा तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों। मार्केट में हमारी नई बुक है, नई बुक को अगर आप भली भांति देखेंगे तो उसमें इस थर्ड यूनिट से जुड़ी बहुत सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो अपन आगे चर्चा करते हैं, मैनेजमेंट के टूल्स की भी क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखो मैनेजमेंट के टूल्स क्या है। सबसे पहले तो आपको पूरा मैनेजमेंट याद रखना है। मैनेजमेंट में अपन छोटी छोटी चीजें यहाँ पर चर्चा की है, शुरुआती चरणों में अपन ने बात की है। आगे देखो यहाँ टूल्स की बात करते हैं तो उनकी और बात कर लेते हैं। यानी बात करेंगे दोस्तों टूल्स में, तो टूल्स में देखो पोस्ट कोड क्या था, पोडको क्या था, या पोडको के अलावा भी मान लो जैसे कुछ किताब में कुछ अलग छपा हुआ है, अगर मान लो वो परीक्षा में आ जाए और आप उसको वहां देखें और वो आपको मिले नहीं तो उसकी भी अपन यहाँ क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं।
कहने का मतलब ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, जितना आप इसको थ्योरेटिकल पढ़ेंगे उतना आपको फायदा रहेगा। कुछ चीजों को बस खाली ये जो आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें आप रटने की कोशिश ना करें। जितना आप इसमें रटने का प्रयास करेंगे दोस्तों उतने ही डाटा जो है वो एक दूसरे के क्या आगे पीछे हो जाएंगे। तो प्रयास अपने को यही करना है कि आप रटे नहीं और बिना रटे हुए आप इनको क्या करते रहें, याद करते रहें। आगे बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट के टूल्स की। तो टूल्स में देखो अपन चर्चा कर लेते हैं मैनेजमेंट के टूल्स यानी प्रबंधन के तत्व है। और अपना यहाँ से टाइटल बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा प्रबंधन के तत्व है। यानी यहां से आप अंग्रेजी में बना जाना चाहो दोस्तों तो ये बन जाएगा एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। और बात करें दोस्तों इनकी शुरुआत की, तो सबसे पहले देखो शुरुआत में दो प्रकार की चीजें मैं एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। यानी आप यहां से समझो कि जो अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार का मटेरियल है। जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो है वो हेनरी फ्यूल था। शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था भाई, तो हेनरी फ्यूल था। अब देखो एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए कि हेनरी फ्यूल जो है ये इनकी शुरुआत कब करते हैं, तो ये इनकी शुरुआत कर देते हैं सन 1916 में। अब यहाँ से देखो एक शॉर्टकट तो आपको याद रखना है पोडकोक। कुछ किताबों में दोस्तों पोडकोक की जगह लिखा रहेगा पोक और फिर कोक, यानी दोनों एक ही चीज है। दोनों में फर्क क्या है उसकी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ। देखो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहला है प्लानिंग। आगे बात करें दोस्तों तो आगे है ऑर्गेनाइजेशन। है। यहाँ पर डी का बात करें दोस्तों तो डी जो है वो डायरेक्शन है। और बात करें तो सीओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन है। और बात करें तो जो अंतिम बचा उसका नाम क्या है भाई, कंट्रोल है। यानी कंट्रोलिंग, अंतिम का क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग हो जाएगा यानी नियंत्रण। अब देखो जिनमें सी का यहाँ पर ये वाला सी लिखा हुआ है उनका आप याद रखेंगे दोस्तों। ये सी जो है इसका अगर मान लो एग्जाम में अगर नहीं हो वहां पर डायरेक्शन नहीं हो तो उसको आप कमांडिंग भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी कमांड देने वाली बात कौन कहता है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से याद कर सकते हैं। दोस्तों केवीएस में पहले प्रश्न पूछा गया कि हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजमेंट के जो टूल्स बताए या एलिमेंट्स बताए उनमें अंतिम जो सी है उसका क्या तात्पर्य है, तो अंतिम सी का तात्पर्य दोस्तों कंट्रोलिंग है। यानी अंतिम सी जो है वो क्या है, कंट्रोल यानी नियंत्रण है। तो ये आप यहाँ से क्या एग्जाम में पहले पूछा गया तो इसको आप क्या रख लेंगे, बड़ी बाती याद रख लेंगे। साथ ही दोस्तों इसी कड़ी में यानी एलिमेंट्स की कड़ी में बात करें तो दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है। दो व्यक्तियों की बात करें तो ये दो व्यक्ति कौन है, तो पहला तो है लूथर गुलिक और दूसरे की बात करें दोस्तों तो दूसरा है वो है एल उर्विक। दूसरा कौन है, तो दूसरा जो है वो एल उर्विक है। ये दोनों भी क्या करते हैं, मैनेजमेंट के टूल्स देते हैं यानी एलिमेंट्स देते हैं या तत्व देते हैं। और ये भी एक सूत्र में बांटते हैं दोस्तों, ये इस सूत्र में बांटते हैं, उसका नाम हो जाता है पोस्ट कॉर्ब। अब देखो पोस्ट कॉर्ब के बारे में सन से जुड़े हुए मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं या बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं कि सर ये कब दिया जाता है, तो आप याद रखेंगे वो तीन बातें आपको याद रखनी है। विकास के अलावा आपको याद रखना है प्रतिपादन और अंतिम आपको याद रखना है प्रकाशन। दोस्तों लाइब्रेरी साइंस में जहां भी अगर बात करें तो ये तीनों चीजें क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसे आप 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को ले, सबसे पहले विकास 1924 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रतिपादन अन्नामलाई नगर मीनाक्षी कॉलेज तमिलनाडु में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा सन 1928 में, और प्रकाशन की बात करें तो सन 1931 में। ऐसे ही बात लो कोई चीज जो उसको साथ में जोड़ लो, यानी विकास कब हुआ, प्रतिपादन कब हुआ, प्रकाशन कब हुआ, यही कड़ी यहाँ पर है दोस्तों पोस्ट कॉर्ब की। इनका विकास जो है ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सन 1929 में ही कर देते हैं। बात करें दोस्तों इनका प्रतिपादन तो वो किया जाता है 1935 में, और प्रकाशन की बात करें दोस्तों तो वो किया जाता है 1937 में। आपको ये लगता हो कि ये सोर्स मेरे पास कहां से आए, तो आपको मैं इसका सोर्स बता देता हूं दोस्तों। ये केवल और केवल विकिपीडिया से क्या है, लिए गए आंकड़े हैं। यहाँ भी बात करें दोस्तों 7 प्रमुख तत्व है। जैसे यहाँ पर प्रबंधन ये 5 प्रमुख तत्व थे, वैसे यहाँ पर क्या है 7 है। 7 में बात करें तो क्या है, देखो पहला तो है प्लानिंग के बाद में बात करें तो आगे है ऑर्गेनाइजेशन, आगे है क्या भाई ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे बात करें दोस्तों तो आगे है स्टाफिंग। उसके बाद में बात करें तो आगे है डायरेक्शन। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के अलावा बात करें दोस्तों तो आगे है
रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग के अलावा बात करें तो आगे है बजटिंग। आगे क्या है भाई? बजटिंग। यानी कहने का मतलब प्रबंधन के 7 महत्वपूर्ण तत्व जो है, और उन 7 महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग और बजटिंग है। कौन देने वाले हैं? तो लूथर गुलिक और एल उर्विक है। दोस्तों यहाँ से लूथर गुलिक और एल उर्विक का और कोई प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि जो एल उर्विक महोदय जो है वो प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत, यानी प्रबंधन के कितने प्रमुख सिद्धांत देते हैं? तो आपको याद रखना है दोस्तों, प्रबंधन के 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत देने वाला व्यक्ति कौन है? एल उर्विक है। लेकिन मान लो इसी कड़ी में प्रश्न कर लिया जाए दोस्तों कि हेनरी फियोल जो है वो प्रबंधन के कितने सिद्धांत देते हैं? तो आपको याद रखना है हेनरी फियोल जो है दोस्तों वो प्रबंधन के 14 महत्वपूर्ण क्या देते हैं? सिद्धांत देते हैं। दोस्तों यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया प्रबंधन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से जो हेनरी फियोल के द्वारा दिए गए थे, मैं मुख्य के लिए बोल के बता रहा हूँ। लिखने में दोस्तों लिख भी सकते हैं, लेकिन अपना मैराथन है, यानी कहने का मतलब 2 घंटे में अपन इतनी सारी चीजें लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई या लाइब्रेरी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई इतनी सारी बातें सीख जाएं कि अपने सामने 3rd यूनिट जो है वो अपने को बार बार नहीं पढ़नी पड़े। यानी सबसे पहले हेनरी फियोल कहता है दोस्तों लोगों में काम को बांटना, यानी कार्य विभाजन का सिद्धांत। लोगों में सबसे पहले काम को बांटता है और काम को बांटकर उनको क्या दे देता है? उत्तरदायित्व देता है। यानी सबसे पहले कार्य विभाजन, फिर कार्य विभाजन के बाद में बात करें तो उत्तरदायित्व है। लोगों में काम बट गया, उनको उत्तरदायित्व दे दिए। अब लोग क्या है देखो, उनकी क्या करेंगे? उदंडता करेंगे। तो उदंडता करेंगे तो वहां पर बना देंगे दोस्तों अनुशासन का सिद्धांत। यानी उदंडता को रोकने के लिए क्या कर देंगे? अनुशासन का सिद्धांत कर देंगे। यानी सबसे पहले काम का बांटना और यानी कार्य विभाजन का सिद्धांत बना देंगे, और कार्य विभाजन के बाद में उनको क्या दे देंगे? उत्तरदायित्व दे देंगे। साथ में उनके साथ अनुशासन जोड़ देंगे। अनुशासन के बाद में बात करें दोस्तों तो उनको आदेश के लिए रोका जाएगा। आदेश के बाद में उनको निर्देश के लिए रोका जाएगा, यानी आदेश का सिद्धांत और निर्देश का सिद्धांत। उसके बाद में बात करें दोस्तों तो 6 नंबर पे बन जाएगा, वो बन जाएगा कि व्यक्तिगत हितों की बजाय सामूहिक हितों पर क्या देना भाई? बल देना। अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको क्या देंगे? पारिश्रमिकता दे देंगे, यानी पैसा दे देंगे। और पैसा अगर आपको मिलने लग गया तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए? केंद्रीयकरण की भावना जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए। एक कहानी सी है दोस्तों, सबसे पहले मैं कहानी को दोबारा रिपीट करूंगा। यानी केंद्रीकरण की भावना हो जानी चाहिए। उसके बाद में आपके पास में सोपान श्रृंखला या पदानुक्रमता, यानी आपको पता होना चाहिए कि मैं ऊपर से नीचे तक किस स्थान पे हूं और किस पे नहीं हूं। आगे बात करें दोस्तों तो आगे बन जाएगा व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था के बाद में बन जाएगा न्याय निष्पक्षता, और न्याय निष्पक्षता के बाद में बन जाएगा दोस्तों कार्यकाल में स्थायित्व, और कार्यकाल में स्थायित्व के बाद में बन जाएगा समूह भावना, और अंतिम बन जाएगा वो पहलपन का सिद्धांत। मैं एक बार पुनः पूरे को बोलता हूं दोस्तों कि सबसे पहले लोगों में काम बांटना, फिर उनको अधिकार एवं उत्तरदायित्व देना, यानी पहला है कार्य विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, उसके बाद में अनुशासन का सिद्धांत, फिर आदेश की एकता, फिर निर्देश की एकता, सामूहिक हितों पर बल, उसके बाद में पारिश्रमिकता, केंद्रीकरण के बाद में सोपान श्रृंखला, फिर व्यवस्था का सिद्धांत, न्याय निष्पक्षता का सिद्धांत, उसके बाद में कार्यकाल में स्थायित्व का सिद्धांत, उसके बाद समूह भावना, और अंतिम की बात करें तो वो पहलपन। यानी सबसे पहले लोगों में काम बांटना, काम बांट के उनको अधिकार एवं उत्तरदायित्व देना, फिर वो उत्तरदायित्व आएगा तो व्यक्ति उदंडी होगा तो उसके लिए अनुशासन देना, अनुशासन के बाद में उनको आदेश देना, आदेश के बाद में उनको निर्देशित करना, और फिर उनको बताना कि आपका स्वयं का कोई व्यक्तिगत फायदा आप ना देखें, बल्कि आप क्या करें? समूह भावना रखें या सामूहिक हितों पर क्या दें? बल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको क्या दे देंगे? पैसा दे देंगे, और पैसा देकर आपसे उम्मीद करेंगे कि आपके अंदर क्या हो? केंद्रीकरण की भावना हो। फिर आपको पता चले कि मैं किस नंबर पे हूं और किस पे नहीं हूं। मान लो आपके नीचे के कर्मचारी भाग जाए तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने नीचे क्या करेंगे? किसी व्यक्ति विशेष को या किसी अन्य व्यक्ति की आप क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। आगे दोस्तों अगर आपने व्यक्ति विशेष की व्यवस्था तो कर दी, जैसे अपने यहाँ हो रहा है, राजस्थान में फिलहाल हो रहा है कि अगर मान लो किसी को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाना हो तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो भाई भतीजावाद करेगा या अपने चहेतों में क्या बांटेगा? रेवड़िया बांटेगा, यानी अपने जो नजदीकी है उनको लाभांश देगा। तो ऐसी चीज नहीं करे। इसके लिए हेनरी फियोल ने सिद्धांत नंबर 11 बनाया, न्याय, निष्पक्षता और समदृष्टि। यानी जिसका भी चुनाव किया जाए उसका क्या होना चाहिए? भली भांति होना चाहिए। दोस्तों लाइब्रेरियन ग्रेड 3 एग्जाम के साथ भी यही हो रहा है। शापित परीक्षा हो गई, श्राप लगी हुई जैसी परीक्षा हो गई, जैसे पुराने जमाने में होते थे ना, वो ऋषि मुनि श्राप दे देते थे, आदमी से पत्थर और पत्थर से कोई नारी, पता नहीं क्या क्या बन जाते थे।
तो वैसा काम लाइब्रेरियन के एग्जाम के साथ हो गया। तो न्याय, निष्पक्षता और समदृष्टि का सिद्धांत, अगर आप ऐसा करते हैं यानी न्याय का सहारा लेते हैं या सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबको एक आंख से देखने वाला, एक आंख का मतलब ये नहीं है पहली आंख बंद कर ली दूसरी से आप देख लिए, ऐसा नहीं है, यानी सबको समान दृष्टि से देखने वाला अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास में क्या होनी चाहिए, समूह भावना, यानी टीम के साथ में वर्क करने की भावना होनी चाहिए और साथ ही पहल करने की जो भावना है वो भी आप में क्या होनी चाहिए, निहित होनी चाहिए। ऐसे 14 प्रमुख सिद्धांत कौन देता है भाई, हेनरी फ्यूल देता है। दोस्तों हेनरी फ्यूल का अपन ने बात कर ली शुरुआती चरणों में। द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो पुस्तक है वो एग्जाम में बहुत बार क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो अपनी एग्जाम जो है इसमें भी इसके आने की संभावना है, पहले यूजीसी नेट में भी आई हुई है और प्रबंधन के जो 14 प्रमुख सिद्धांत है वो भी यहाँ से पूछे गए। दोस्तों यहाँ से एक हार्ड प्रश्न बनता है कि इन प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को लोकोक्ति करने वाला व्यक्ति, लोकोक्ति मात्र कहने वाला व्यक्ति कौन था। ऐसा एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा गया है कि लोकोक्ति मात्र कहने वाला व्यक्ति कौन था। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ये हर्बर्ट साइमन नाम का एक व्यक्ति था। हर्बर्ट साइमन नाम का एक क्या था भाई, व्यक्ति था। और ये हर्बर्ट साइमन जो है दोस्तों, ये इनको क्या कहता है, लोकोक्ति मात्र कहता है। तो ठीक ऐसे ही मान लो 2 अगर प्रश्न आ जाए दोस्तों कि ये प्रबंधन के सिद्धांत जो है इनका जो मूल स्वरूप जो है वो किसके ऊपर आधारित माना जाता है। तो आप ये समझो कि यह प्रबंधन की प्रयोगात्मक प्रणाली पर क्या माना जाता है भाई, आधारित माना जाता है। तो दोनों प्रश्न हार्ड बनते हैं। देखो लोकोक्ति मात्र करने वाला व्यक्ति हर्बर्ट साइमन और इसका मूल स्वरूप किस पर आधारित है, तो वो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो प्रयोगात्मक पर क्या है, आधारित है। कहीं से भी दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ लोकोक्ति मात्र करने वाला। तो ठीक वैसे ही अगर प्रश्न आ जाए लाइब्रेरी साइंस में कि डॉक्टर S.R. रंगानाथन के 5 लॉज को अपूर्ण या पर्याप्त नहीं बताने वाले 2 लेखक कहाँ के थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, फिनलैंड एक देश है। फिनलैंड के 2 लेखक थे जो क्या करते हैं, डॉक्टर S.R. रंगानाथन के द्वारा रचित पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को क्या बताते हैं, अपूर्ण बताते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि छोटी छोटी चीजें जितनी आप पढ़ेंगे उतनी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। दोस्तों ये सिस्टम हो गया अपना, मैनेजमेंट के टूल्स हो गए। और मैनेजमेंट के टूल्स के बाद में यहाँ पर अपन ने बात कर दी है हेनरी फ्यूल के सिद्धांत की, और साथ ही यहाँ पर एल उर्बिक के जो 10 सिद्धांत है उनकी भी अपन ने यहाँ क्या कर दी है, चर्चा कर दी है। तो आगे यहाँ से बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखो वर्क की बात कर लेते हैं। यानी वर्क की बात करें तो यानी प्रबंधन के कार्य क्या है, तो कार्य से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आए तो देखो लोगों से काम करवाना, उनके मध्य काम को बांटना, नए लोगों की भर्तियां करना यानी नियुक्तियां करना, और वर्ष भर के दौरान पुस्तकालय का जो भी प्रतिवेदन होता है वो प्रतिवेदन तैयार करना। शुरुआती चरणों में अगर बात करें तो बजट का निर्धारण करना, उस बजट का आवंटन कौन कौन से व्यक्ति पर किस किस प्रकार से किया जाता है उसका निर्धारण करना क्या है भाई, ये समझो प्रबंधन के कार्य हैं। अब एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न बना है, इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, उसकी मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा 15 रुपए और 200 रुपए, 2 जनों के हैं 15 रुपए और 200 रुपए, यानी 2 आयोग ने कहा। ऐसे ही 25 रुपए और 300 रुपए, मैं यहाँ से इसको जोड़ूंगा प्रबंधन के कार्यों के साथ में, तो आप अपना ध्यान पूरा इधर ही लगा के रखेंगे। देखो 2 की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपको नाम याद रखना है राधा कृष्ण आयोग, एक तो आपको याद रखना है राधा कृष्ण आयोग, और एक आपको याद रखनी है डॉक्टर रंगानाथन कमेटी, डॉक्टर रंगानाथन कमेटी, यानी दोनों को आपको याद रखना है। दोनों क्या करते हैं 15 रुपए और 200 रुपए, तो ठीक वही 25 रुपए और 300 रुपए की बात करें तो ये है डीएस कोठारी आयोग। ये कौन सा आयोग है भाई, डीएस कोठारी आयोग। ये क्या करते हैं, ये बजट देने का प्रावधान करते हैं। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि यह बजट देने का प्रावधान जो है वो किस प्रकार की बजटिंग प्रणाली है, तो आप यहां से सीधा सा याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये है प्रति व्यक्ति विधि है। और ये प्रति व्यक्ति विधि का निर्धारण जो है वो एक पुस्तकालय में कौन करता है, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों, वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या माना जाता है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कहने का मतलब पुस्तकालय का जो प्रशासन होता है उसका एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यानी छोटी सी चीज है और छोटी सी चीज को अगर आई आपको तो दिक्कत ही नहीं है,
वर्ष भर के दौरान खर्चों का या आगामी वर्ष के दौरान जो जो खर्चे हैं उनका किस प्रकार से आकलन किया जाए, कौन सी चीजें कहाँ खर्च की जाएंगी, ये सारी बातें जो है वो बजट में आएंगी। इसी वीडियो में अपन क्या करेंगे, बजट को भी शामिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ से टूल्स हो गए, टूल्स के बाद में वर्क का छोटा सा विवरण था वो हो गया। अब यहाँ पर अपन आगे थोड़ी सी 2-4 और छोटी छोटी चीजें हैं वो भी अपन क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। ये टूल्स के अलावा बात करें दोस्तों यहाँ से तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन और भी 2-3 छोटी छोटी बातें जो है वो अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। आप पूरा विवरण देखेंगे, मैराथन स्वरूप लगभग 2 घंटे का विवरण बनाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको जरूर समझ में आएगा। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से आपको एक FW टेलर का फोरमैनशिप सिद्धांत, यानी FW टेलर का एक फोरमैनशिप सिद्धांत है दोस्तों, वो आप जरूर याद कर लीजिएगा। फोरमैनशिप सिद्धांत क्या है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो फोरमैनशिप से छोटे छोटे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। जैसे ये व्यक्ति जो होता है ये उच्चतम स्तर पर, यानी उच्चतम स्तर बोले तो टॉप लेवल पर, और टॉप के बाद में हो जाएगा यूं समझो टॉप लेवल पर तो है ये निम्न अधिकारी, टॉप लेवल पर तो है निम्न अधिकारी, और यूं समझो लो लेवल पर है ये, लो लेवल पर ये है उच्च अधिकारी। तो ये क्या है उसका आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप अगर इसके बारे में थोड़ी सी भी बात जानते हैं तो आप इसको हमें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसका विवरण मैं यहाँ चर्चा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों फोरमैनशिप सिद्धांत का, वैसे लाइब्रेरी ग्रेड 3rd में आने की संभावना भी यहाँ से क्या है, कम ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों लाइब्रेरी के सेक्शन, यानी लाइब्रेरी सेक्शन, लाइब्रेरी सेक्शन की अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यानी एक लाइब्रेरी के सेक्शन कौन से होते हैं, तो यहाँ से सीधा सा अपना बिंदु बन जाएगा, वो बन जाएगा लाइब्रेरी सेक्शन। और लाइब्रेरी सेक्शन की दोस्तों बात करें तो अपने को देखो कौन से याद करने हैं, कहाँ से प्रश्न आएगा, उन सब की मैं यहाँ चर्चा कर देता हूँ। देखो बात करें ना, सबसे पहले तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, वो बनेगा अधिग्रहण विभाग का एक अधिग्रहण विभाग। अधिग्रहण विभाग के बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ से दूसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा तकनीकी विभाग, वो बन जाएगा दूसरा, वो है क्या भाई, तकनीकी विभाग। और तकनीकी के अलावा बात करें दोस्तों तो तकनीकी से तीसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा परिसंचरण विभाग, वो तीसरा बन जाएगा वो परिसंचरण विभाग। और बात करें दोस्तों 4 में तो वो बन जाएगा संदर्भ विभाग, संदर्भ विभाग। और संदर्भ के बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ से बन जाएगा पत्रिका विभाग, पत्रिका विभाग। और पत्रिका के बाद में बात करें दोस्तों तो अनुरक्षण विभाग। इन 6 की बात करेंगे दोस्तों। छाया प्रतिलिपिकरण की भी अपन क्या नहीं करें, यहाँ बात नहीं करें। आप सीधा सीधा याद रख लीजिएगा कि फोटोकॉपी सर्विस या फोटोकॉपी या प्रतिलिपिकरण प्रदान करने वाला कौन है, तो वो जो है वो फोटोकॉपी सेक्शन है। अब देखो यहाँ से प्रश्न देखो कैसे याद रखें, कैसे आपको आए, ये आप याद रखना है आपको। यानी इस बार सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न आया कि ना कि अधिग्रहण विभाग जो होता है वो निम्न में से कौन से क्रम को संगत करता है। तो वहां पर देखो 4 बातें लिखी हुई थी, 4 बातें बड़ी ही गौर से सुननी है आपको। पहली है, सबसे पहले क्या करना, पुस्तक का चयन करना। सबसे पहले क्या करना, पुस्तक का चयन करना। अगर आप लिखने की जरूरत पड़े तो वो भी अपने यहाँ से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले पुस्तक का चयन करना, चयन के बाद में उसका क्रय आदेश देना, उसका क्या करना, क्रय आदेश देना। और जैसे ही पुस्तक मिली तो मिलने के बाद में उस पुस्तक का क्या करना, सत्यापन करना। सत्यापन का मतलब वो कहीं से कटी फटी तो नहीं है, अगर कटी फटी है तो उसको क्या कर दी जाए, वापिस लौटा दी जाए। और उसके बाद में क्या करना भाई, बिल का भुगतान करना। बिल का भुगतान यानी क्या देना भाई, जो भी व्यक्ति लेके आया उसको क्या दे देना, पैसे दे देना। यानी कहने का मतलब सबसे पहले चयन करना, वहां पर लिखा हुआ था, उसके बाद में क्रय आदेश, उसके बाद सत्यापन, और फिर क्या करना, बिल का भुगतान। दोस्तों मैंने ये जो ABCD लिखे हैं, ये ABCD एग्जाम में इनके क्रम भंग रहेंगे। जैसे सेकंड ग्रेड में ये क्या ऊपर नीचे रहेंगे, जैसे B पहले रहेगा, C बाद में रहेगा, D पहले फिर A बाद में। वो पूछा कौन सा क्रम सही है, यहाँ मैंने चारों क्रम एक साथ लिख दिए। चयन करना, क्रय आदेश देना, फिर क्या करना, सत्यापन करना और बिल का भुगतान करना। बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, ऑनलाइन खरीदारी का जमाना है और ऑनलाइन जो खरीदारी करते हैं वो भी यही काम होता है। सबसे पहले अपन सिलेक्टेड चयन करते हैं, आता ना एग्जाम, वो उस पे ऑनलाइन में दिखाया जाता है। खासकर मतलब महिला पर्सन जो होते हैं वो बहुत बार देखते हैं, गोल्ड का हार लिखा रहेगा 22 कैरेट, नीचे रेट लिखी रहेगी मात्र 199, यानी 199 में 22 कैरेट का सोना। तो आप समझो अपन उसको वहां से सिलेक्ट करते हैं। सोचते तो अपन यही कि सोने का ही होगा, लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाते कि 199 में सोना देगा कौन अपने को, है ना।
50,000 रुपये पार है, यानी फिलहाल जो है वो 50,000 रुपये प्लस है। तो वहां से अपन पहले सबसे पहले वो 199 वाला 22 कैरेट सोने का शुद्धतम जो वो क्या नेकलेस जो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, उसका क्रय आदेश देते हैं कि भाई मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। फिर अपन घर आता है उसको देखते हैं वो कोई सही तो है या नहीं है, और फिर ही क्या करते हैं, बिल का भुगतान करते हैं। हाँ, बिल का भुगतान करने के बाद 4 दिन बाद चाहे वो खराब हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ से अपने को किसका मेथड याद रखना है, लाइब्रेरी साइंस का मेथड याद रखना है। चयन, क्रय आदेश, सत्यापन और बिल का क्या करना भाई, भुगतान करना। अब ये वाला काम करता कौन है एक पुस्तकालय में, ये चारों प्रोसेसिंग करता कौन है, तो ये चारों प्रोसेसिंग जो है वो एक पुस्तकालय में अधिग्रहण विभाग करता है। एक पुस्तकालय में कौन सा विभाग करता है भाई, अधिग्रहण विभाग जो है वो करता है। आप यूं समझ लो कि अपन मार्केट जाते हैं, मार्केट से एक जो अपन जो भी अपने पास कैरी बैग होता है, शुद्धतम मारवाड़ी भाषा में तो थैला जो होता है, उस थैले को अपन मार्केट में लेके जाते हैं। उसमें सब्जियां, फल, फ्रूट या अन्य कोई भी परचून की दुकान से जो भी सामान है उनको लाना वो क्या है, अधिग्रहण विभाग है। उनको लाना क्या है, अधिग्रहण विभाग है। उसको व्यवस्थित करना वो तकनीकी विभाग है। उनको एक दूसरे को बांटना परिसंचरण विभाग है। किस व्यक्ति को क्या दिया जाए, जैसे कई व्यक्तियों को मीठा खाना पसंद होता है, कईयों को क्या बोलते हैं खरा खाना पसंद होता है, तो वहां पर संदर्भ विभाग समय समय पर क्या की जाए, नई नई चीजें आम के मौसम में आम ले जाए, या जो मौसम जिस मौसम में जो भी सब्जियां ज्यादा उत्पादित होती है, जैसे चौमासा हो तो उस दौरान कौन सी चीजें सर्वाधिक, टिंडा या गंवार की फली जैसी चीजें खाना, ये क्या है एक अपने आप में पत्रिका विभाग। कहीं से कोई टूटी फूटी चीज खराब हो उनको मरम्मत करके सही करना, या पुस्तकालय संग्रह से बाहर कर देना, या शाम के समय ये देखना कि कौन सी चीज घर के फ्रिज में है कौन सी नहीं है, किसको बाहर निकालने की जरूरत है, वो क्या है भाई, अनुरक्षण विभाग है। तो कहने मतलब पुस्तकों को खरीदना, क्रय करना, उनको पुस्तकालय में लाना, पुस्तकालय में लाकर उनको रखना अनुरक्षण विभाग है। उनका व्यवस्थापन करना, कैटलॉग कार्ड का निर्माण करना, या कैटलॉग कार्ड का निर्माण करके उनको निधानियों तक या अलमारियों तक पहुंचाना तकनीकी विभाग का कार्य है। पाठकों के साथ में आदान प्रदान करना परिसंचरण विभाग का कार्य है। एक पाठक को कौन सी पुस्तक की आवश्यकता है, वो पुस्तक की आवश्यकता संदर्भ विभाग है। और बात करें दोस्तों समय समय पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं जो होती है, उन पत्रिकाओं को पुस्तकालय में लाना और व्यवस्थापन करना और पाठकों के लिए उपयोगी बनाना, वो क्या है, पत्रिका विभाग है। ये अगर कट गई, फट गई, टूट गई या इनको कहीं पर मरम्मत की आवश्यकता है तो वो कौन सा है, अनुरक्षण विभाग है। यानी छोटी छोटी चीजें जो है वो सारी अपने को क्या रखनी है, यहाँ से याद रखनी है। दोस्तों इस विभाग का पहले केवीएस एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है। केवीएस एग्जाम 2018 में प्रश्न आया हुआ है। क्या प्रश्न आया हुआ है कि पुस्तकालय में भौतिक सत्यापन का कार्य, पुस्तकालय में भौतिक सत्यापन का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो आपको याद रखना है भौतिक सत्यापन का कार्य अनुरक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। साथ ही मान लो इस बार अपनी एग्जाम में प्रश्न आ जाए पुस्तक विदाई, पुस्तक विदाई या वीडिंग आउट या राइट ऑफ किसे कहते हैं, या पुस्तकों की छटनी करना। जैसा इस बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था कि पुस्तकों की क्या करना भाई, छटनी करना। और ये छटनी जो है वो किस विभाग के द्वारा की जाती है, तो वो भी अनुरक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। अब देखो यहाँ से अपन बात करते हैं दोस्तों अधिग्रहण विभाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अपन बात करते हैं, वो है पुस्तक चयन के सिद्धांत। वो है पुस्तक चयन और पुस्तक चयन के अलावा बात करें दोस्तों तो पुस्तक चयन के अलावा अपने को देखो यहाँ से जो चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो पुस्तक चयन के 5 प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं उनकी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चर्चा करता हूँ। देखो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है पुस्तक सूची। उसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों ग्रंथ सूची। कुछ लोगों के ऐसे दिमाग में होगा कि पुस्तक सूची और ग्रंथ सूची तो शायद एक ही होती है, तो दोस्तों दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। पुस्तक सूची जो होती है वो पाठ्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ जो धार्मिक या आध्यात्मिक जो ग्रंथ है उनकी सूची है। साथ ही दोस्तों ऑनलाइन खरीदारी के अलावा दोस्तों व्यावसायिक प्रकाशन के अलावा बात करें तो पुस्तक मेलों से खरीदारी, ये सारे कार्य जो है वो पुस्तक चयन के क्या होते हैं, 5 प्रमुख स्रोत हैं। 5 प्रमुख क्या है भाई, 5 प्रमुख स्रोत है, तो इनका भी आप क्या रखेंगे, भली भांति ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों प्रश्न में बात करेंगे पुस्तक चयन के सिद्धांत, और यहाँ से हर हालत में दोस्तों एक पक्का प्रश्न आने की क्या रहेगी,
संभावना रहेगी। यानी पुस्तक चयन के सिद्धांतों से एक पक्का प्रश्न कौन सा आ सकता है, तो उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखो 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, उन 4 प्रमुख सिद्धांतों को आप यहाँ क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो सबसे पहले जिसका आपको याद रखना है वो है मेलविन डेवी। वो है कौन भाई, मेलविन डेवी को आपको याद रखना है। यानी मेलविन डेवी जो है दोस्तों, वो ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को, न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को क्या देना, सर्वोत्तम ग्रंथ। यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करना। सर्वोत्तम ग्रंथ जो है वो प्रदान करना कौन कहता है, तो सर्वोत्तम ग्रंथ प्रदान करने के बाद मेलविन डेवी कहता है। और बात करें दोस्तों दूसरे की, कब देता है ये सिद्धांत, तो वो भी आप याद रखिएगा, सन 1879 में, यानी 1879 में। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो मैकॉल्विन का नाम आपको याद रखना है। मैकॉल्विन जो है दोस्तों, वो डिमांड थ्योरी की क्या करता है, बात कर लेता है। यानी यहाँ पर सीधा सा पूछा जाएगा डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी का आप क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। इसको हिंदी में ले लेते हैं दोस्तों, हिंदी में बन जाएगा मांग का सिद्धांत। हिंदी में बन जाएगा कौन सा भाई, मांग का सिद्धांत। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी सन 1925 में, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी कब आ जाएगी, सन 1925 में आ जाएगी। और बात करें दोस्तों तीसरा जो बन जाएगा, वो बन जाएगा FW डरूरी का सिद्धांत। और FW डरूरी जो है दोस्तों सन 1930 में सिद्धांत देता है। सिद्धांत क्या है, तो वो है सही समय पर सही पाठक को कैसी पुस्तक, तो सही पुस्तक प्रदान करना। सही पुस्तक क्या करना भाई, प्रदान करना। और ये वाली बात कौन कहता है, तो ये वाली बात FW डरूरी कहता है। साथ ही दोस्तों यहाँ से अपन ने भी लिखा था द लाइब्रेरी यानी द बुक सिलेक्शन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ये भी एक पुस्तक है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो आप याद रखिए दोस्तों, MC कोल्विन या मैकॉल्विन जो है वो इस पुस्तक का क्या है, लेखक है। इस पुस्तक का क्या है भाई, लेखक है। तो ये भी आप यहाँ से क्या रखेंगे, जरूर याद रखेंगे। साथ ही बात करें दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर SR रंगानाथन की, तो SR रंगानाथन जो है वो भी लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। SR रंगानाथन जो है वो एक पुस्तक लिखते हैं, बुक सिलेक्शन। यहाँ से बन जाएगा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। और लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन में दोस्तों ऊपर की जो बातें हैं उन तीनों का क्या करते हैं, वो विवरण जो है प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों शुरुआत की बात करें दोस्तों इस पुस्तक का, तो आप समझो 1952 में क्या था, प्रकाशन, और 52 में विकास, और 1966 में क्या हो जाता है, इसका प्रकाशन हो जाता है। तो 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों, यानी पुस्तक चयन के 4 प्रमुख सिद्धांत है। पहला मेलविन डेवी का सिद्धांत है, दूसरा मैकॉल्विन का सिद्धांत है, तीसरा जो है FW डरूरी का सिद्धांत है, और चौथे की बात करें तो डॉक्टर SR रंगानाथन। न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना या सर्वोत्तम ग्रंथ देना, ये वाली बात कौन कहते हैं, तो ये वाली बात मेलविन डेवी कहते हैं। उसके बाद में दूसरे की डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी यानी मांग का सिद्धांत की बात करें दोस्तों, तो वो मैकॉल्विन है। और तीसरी बात करें सही समय पर सही पाठक को सही पुस्तक प्रदान करना, तो ये वाली बात कौन कहते हैं, तो ये वाली बात जो है वो FW डरूरी कहते हैं। अंतिम डॉक्टर SR रंगानाथन। तीनों सिद्धांतों का मिश्रित स्वरूप है। एक बार दोस्तों पुनः मैं पूरी चर्चा कर देता हूँ। अधिग्रहण यानी पुस्तकों को खरीदना और खरीद के पुस्तकालय में लाना। तकनीकी विभाग जो होता है वो उनका व्यवस्थापन कर देता है। तो वही परिसंचरण विभाग जो होता है वो पाठकों के मध्य सर्कुलेशन का काम करता है। दोस्तों यहाँ से एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, वो बनेगा संदर्भ से संक्रिया विभाग। संक्रिया विभाग किस विभाग को जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा परिसंचरण विभाग को जाना जाता है। साथ ही कैटलॉग कार्ड की बात करें दोस्तों, तो कैटलॉग कार्ड बनाने का काम तकनीकी विभाग करता है, लेकिन उपयोग करने का काम कौन करता है, परिसंचरण विभाग करता है। पत्रिका विभाग में बात करें दोस्तों, यहाँ पर संदर्भ विभाग रहा 4 पे, तो संदर्भ विभाग जो होता है ये इन सभी विभागों में संदर्भ विभाग जो होता है वो सभी विभागों का क्या कहलाता है, सभी विभागों का हृदय स्थल कहलाता है। सभी विभागों का हृदय स्थल जो है वो कौन कहलाता है, तो वो संदर्भ विभाग कहलाता है।
दोस्तों पूर्व में अपन एक परिभाषा का एक वीडियो डाला था कि एक पुस्तकालय के छात्र छात्रा जो होते हैं वो वहाँ का संगठन यानी स्ट्रक्चर होता है, तो वहीं पर उनका जो प्रशासन जो होता है वो वहाँ का मस्तिष्क यानी माइंड होता है। तो वही वहाँ की जो शिक्षक जो होते हैं यानी जो टीचर्स जो होते हैं वो वहाँ की आत्मा होते हैं। तो पुस्तकालय जो होता है वो वहाँ का क्या होता है, हार्ट होता है, यानी हार्ट ऑफ प्लेस, यानी बात करें तो हृदय स्थल होता है। ऐसी परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई या किस आयोग के द्वारा दी गई, अगर आप जानते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों पत्रिका विभाग जो होता है वो समय समय पर विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं को पुस्तकालय में मंगाने का कार्य करता है। सामयिक पत्रिकाएं जो है उनको भी अपन यहाँ जोड़ लेंगे। दोस्तों यूनिट नंबर 4 में दो चीजें बनेंगी, एक तो है सीएस और एक है एसडीआई। एक तो है सीएस और दूसरी क्या है भाई, एसडीआई। अगर आप पेपर आसान हुआ दोस्तों तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सीएस का पूरा नाम क्या है, यानी करंट अवेयरनेस सर्विस, और एसडीआई सेलेक्टेड डिटरमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस जो है उन दोनों का पूरा नाम पूछा जा सकता है। कौन क्या है, कौन सी नवीनतम सामग्रियों को लाने की वकालत करती है और कौन सा ऐसा है जो केवल और केवल चयनात्मक या चयन करने की क्या करता है, बात करता है। तो ये विवरण भी आप यहाँ से याद रखेंगे। यहाँ पर सीएस जो है दोस्तों वो नवीनतम पत्रिकाओं से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अनुरक्षण विभाग की बात करें दोस्तों तो अनुरक्षण विभाग जो अपन ने पूर्व में चर्चा की है कि अनुरक्षण विभाग जो है वो क्या है, मेंटेनेंस करने का काम करता है, पुस्तकों को मरम्मत या जिल्दबंदी करने का क्या करता है, कार्य करता है। दोस्तों यहाँ से एक पड़ाव अपना पूरा हो गया सेक्शन का। हालांकि मैंने मौखिकली बोला है, वो इसलिए बोला है कि लगभग 2-3 घंटे में आप पूरा यूनिट पढ़ पाए, और प्रयास दोस्तों यही है। आगे की चर्चा और कर लेते हैं अपन यहाँ से। आगे बात करेंगे दोस्तों अपन यहीं पर पत्रिका प्रबंधन की पद्धतियां और साथ ही परिसंचरण पद्धतियां, उनकी भी क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो पूरा यूनिट जो है वो एक ही वीडियो में शामिल करेंगे और पूरी मतलब भरसक कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आएगा। आप इसकी छोटी छोटी बातें जो है वो सारी आप क्या कर सकेंगे, याद करेंगे। देखो यहाँ से सबसे पहले तो अपन लेंगे दोस्तों परिसंचरण पद्धतियां, यानी छोटा सा विवरण है परिसंचरण पद्धतियां, यानी परिसंचरण पद्धतियों की बात करेंगे और साथ ही अपन बात करेंगे यहाँ से पत्रिका प्रबंधन की पद्धतियां। परिसंचरण पद्धतियां और पत्रिका प्रबंधन की पद्धतियां, पत्रिका प्रबंधन की पद्धतियां, दो ही चीजें हैं दोस्तों, दोनों को अपन याद रखना है अपने को। यानी उधर लिखा है परिसंचरण पद्धतियां और इधर लिखा है पत्रिका प्रबंधन। तो परिसंचरण में दोस्तों अपने को याद रखना है, वो अपने को सबसे पहले जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है अपने को नेवार्क पद्धति, वो अपने को याद रखनी है दोस्तों नेवार्क सिस्टम। और ये नेवार्क सिस्टम जो है वो सबसे पहले कब और कहाँ शुरू होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। छोटी छोटी बात है, जैसा लेवल है अपना लाइब्रेरी ग्रेड 3 का, उस लेवल में अगर बात करें तो यूं समझो कि यहाँ से सीधा सीधा सन का प्रश्न आना है या निर्माणकर्ता या पत्रकों की संख्या का प्रश्न आना है। तो निवारक पद्धति दोस्तों है सन 1900 में आप यूं समझो अमेरिका के न्यू जर्सी शहर के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में क्या की गई थी, सबसे पहले शुरू की गई थी, इसमें शुरू की गई, इसीलिए इस पद्धति का नाम जो है वो क्या रखा गया, नेवार्क पद्धति रखा गया। दोस्तों इस पद्धति को बनाने वाला व्यक्ति तो आप याद रखेंगे जॉन कॉटन डाना जो है वो इस पद्धति के क्या थे भाई, निर्माण करता थे। आप अगर जानते हैं जॉन कॉटन डाना के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि एसएलए में इनकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका थी, या एसएलए के कोई अध्यक्ष पद पर ये कार्यरत रहे क्या, या एसएलए है क्या, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है क्या, कब बना था, कहाँ इसका मुख्यालय है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। जॉन कॉटन डाना की भी इसमें क्या रही है, विशिष्ट भूमिका रही है। दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न जो पहले के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर एक नाम जुड़ गया इस पद्धति में, वो लिखा स्वनिर्गम पद्धति, ऐसे एक नाम जुड़ गया। कैसी स्वनिर्गम, यानी जो स्वयं में क्या हो जाए, निर्गमित हो जाए। यहाँ से नाम आएगा दोस्तों डेट्रॉइड सिस्टम, वहां से नाम आएगा डेट्रॉइड सिस्टम। यानी डेट्रॉइड सिस्टम जो है वो किस परिसंचरण पद्धति को कहा जाता है, तो डेट्रॉइड सिस्टम जो है वो नेवार्क को कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों दो महत्वपूर्ण पत्रक होते हैं इसमें, और दो महत्वपूर्ण पत्रक जो होते हैं वो पुस्तकों को या पत्रिकाओं को सर्कुलेट करने का क्या करवाते हैं, काम करवाते हैं। दूसरी पद्धति की बात करें दोस्तों तो दूसरी पद्धति है जो है वो है ब्राउने मेथड, वो है ब्राउने सिस्टम। और ब्राउने सिस्टम की बात करें दोस्तों, ये ब्राउने सिस्टम है क्या,
कब बनता है, तो उसकी भी अपन यहाँ क्या कर लेते हैं दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं। यानी ब्राउनेज सिस्टम क्या है और ब्राउनेज सिस्टम का निर्माण कब होता है, बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो उनकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एक पत्रक पद्धति है और कब बनती है, तो आप याद रखेंगे सन 1895 में बनती है। बनाने वाली कौन थी, तो एक महिला है जिनका नाम है नीना ई ब्राउन, जिनका नाम है क्या भाई, नीना ई ब्राउन इसको बनाती है। और नीना ई ब्राउन इसको कहाँ बनाती है, तो आप ही याद रखिएगा दोस्तों, इसको अमेरिका में रोस्टन शहर के बोस्टन पुस्तकालय में, रोस्टन शहर के बोस्टन पुस्तकालय में इसका क्या करती हैं, इसका निर्माण करती हैं। और मूलतः अगर बात करें दोस्तों इस ब्राउने पद्धति की, तो आप यूं समझो कि ये छोटे पुस्तकालय के लिए, छोटे पुस्तकालयों के लिए एक महत्वपूर्ण पद्धति है, या छोटे पुस्तकालयों के लिए एक उपयोगी मानने जाने वाली विधि जो है वो क्या है भाई, ब्राउनी सिस्टम है। दोस्तों अपन मैराथन क्लास में चल रहे हैं, तो मैराथन के लिए अपने को खूब सारा मटेरियल पढ़ना है, इसलिए थोड़ी सी अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं। यहाँ से अपन बात करेंगे दोस्तों त्रिपत्रक की, यानी पत्रिका परिसंचरण में बात करें 1 नंबर पे, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे 3 कार्ड सिस्टम। और 3 कार्ड सिस्टम जो है दोस्तों ये कौन देता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है 3 कार्ड सिस्टम जो है वो सन 1930 में भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक है डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में आने वाले प्रश्न बहुत सारे हैं। मान लो एग्जाम में प्रश्न आ गया कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक मोरिस ग्वायर के द्वारा पहली बार कहा गया था, लेकिन और ऐसा कौन व्यक्ति था जो कि डॉक्टर एस आर रंगानाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहता है। यानी मैं मोरिस ग्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, मोरिस ग्वायर ने तो कह दिया, लेकिन मोरिस ग्वायर के अलावा, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति मोरिस ग्वायर के अलावा और ऐसा कौन व्यक्ति था जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन को भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहता है, कब कहता है और उसका नाम क्या है, वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना पानी में और कितना आगे बाहर हूं। आगे बात करेंगे दोस्तों इस पद्धति में 1930 में बनाते हैं 3 कार्ड सिस्टम को, यानी हिंदी में बात करें दोस्तों तो इसको कहते हैं त्रिपत्रक पद्धति। और ये त्रिपत्रक पद्धति जो है वो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के द्वारा निर्मित की जाती है। और बात करें दोस्तों 3 कार्ड होते हैं इसमें, एक है चेक, सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों तो इसमें एक है पहला रजिस्टर कार्ड, सबसे पहले बात करें दोस्तों तो पहला है रजिस्टर कार्ड, फिर है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, और एक बच गया दोस्तों तो वो चेक कार्ड है, वो आपको याद रखना है क्या भाई, चेक कार्ड। यहाँ से 3 प्रमुख क्या है, इसके अंदर पत्रक है, 3 प्रमुख पत्रकों का आप क्या रखेंगे, नाम याद रखेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों इसी में एक और पद्धति, तो वो है कार्डेक्स पद्धति। वो है क्या भाई, कार्डेक्स सिस्टम। ये कार्डेक्स सिस्टम कौन बनाता है, कब बनाता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखना है दोस्तों कार्डेक्स सिस्टम जो है वो सन 1898 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है रेमिंगटन रेंड। और ये रेमिंगटन रेंड जो है दोस्तों ये किसको बनाते हैं, ये कार्डेक्स सिस्टम को बनाते हैं। बात करें दोस्तों इसका इंडिया में प्रयोग या भारत में प्रयोग, तो आप याद रखेंगे भारत में रेमिंगटन रेंड ऑफ इंडिया, रेमिंगटन रेंड ऑफ इंडिया के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों मूल रूप से तो इसमें 3 कार्ड होते हैं, यानी सबसे पहले द हॉरिजॉन्टल कार्ड, द रोबोट कार्ड और कार्डेक्स। लेकिन मान लो एग्जाम में कहीं आए कि इसमें और भी कोई 2 कार्डों का प्रयोग किया जाता है क्या, तो वो भी आप याद रखिएगा दोस्तों। एक टॉप कार्ड का नाम याद रखिएगा और एक आप याद रखिएगा किसका, बॉटम कार्ड का। यानी टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड भी जो है वो भी क्या है, इस पद्धति में प्रयोगित किए जाते हैं। अगर मान लो एग्जाम में प्रश्न आए दोस्तों कि रेमिंगटन रेंड कौन था, तो रेमिंगटन रेंड वास्तव में एक बैंकर था और अमेरिका में वो बैंकिंग समस्याओं में क्या करता था, बैंकिंग समस्याओं में जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स होते थे या जो ये क्लर्कियल वर्क जो होता है, यानी लिपिकीय वर्क जो होता है, लिपिकीय कार्य जो होता है, इसमें जो भी समस्याएं होती है उन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो क्या बनाता है, कार्डेक्स सिस्टम बनाता है। तो दोस्तों यहाँ से 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। यहाँ से आप और पढ़ना चाहें दोस्तों तो एक तो आप RFID और एक QR कोड, RFID और एक QR कोड,
इन दोनों को आप जरूर पढ़ें दोस्तों। RFID क्या है, यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है और इसका निर्माणकर्ता कौन था, साथ ही QR कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड जो है, इन दोनों का आपको क्या नाम रखना है, याद रखना है। क्विक रिस्पॉन्स कोड कब बनता है और QR कोड जो RFID कब बनती है और QR कोड कब बनते हैं, अगर आप इनके बारे में जानते हैं, वैसे अपने सिलेबस में नहीं है, अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी भी इनके बारे में रखते हैं कि इसको निर्माणकर्ता लियोन थेरेमिन कहाँ का रहने वाला था, या कौन सी ऐसी पद्धति थी जिसका निर्माणकर्ता लियोन थेरेमिन था, जो सन 1946 में रूस में जो एक भौतिक शास्त्री था, जासूसी के कार्यों हेतु इसका प्रयोग करता है, तो क्या QR का प्रयोग करता है या फिर RFID का प्रयोग करता है, वास्तव में QR है क्या या RFID क्या है, तो इन चीजों को भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे एक छोटा सा पार्ट और लेंगे। इसके आगे बिंदु बनेगा, वो बनेगा अपना ओपन असे सिस्टम। ओपन असे सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है और जो 5 लॉज में भी जो ओपन असे सिस्टम है उसके बारे में भी अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि 5 लॉज में ओपन असे सिस्टम जो है वो किस सूत्र को प्रतिपादित करता है, और भी 2-3 छोटी छोटी चीजों का अपन क्या करेंगे यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओपन असे सिस्टम की। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में जो है ये है मुक्त द्वार, मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली, मुक्त द्वार प्रवेश प्रणाली या फिर ओपन असे सिस्टम। वर्ड में सबसे पहली बार कौन बनाता है, तो यहां से आप याद रखिएगा इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, उन सब की क्या करेंगे अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले है ओपन असेस सिस्टम। ओपन असेस सिस्टम जो है दोस्तों, ये इसका क्या है, अंग्रेजी नाम है। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो आपको याद रखना है जेम्स डफ ब्राउन, जेम्स डफ ब्राउन को आपको याद रखना है दोस्तों। ये जेम्स डफ ब्राउन जो है दोस्तों, इसी का नाम क्या है, शॉर्ट नेम जेडी ब्राउन है। और ये जेडी ब्राउन जो है दोस्तों, यही क्या करते हैं, सबसे पहले ओपन असे सिस्टम की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। कब शुरू करते हैं, तो 1892 में शुरू करते हैं। कहाँ शुरू करते हैं, तो यूके में शुरू करते हैं। और बात करें दोस्तों, ये इसको पूर्णतः अभिव्यक्ति कब दिलाते हैं, तो सन 1894 में इसको क्या करते हैं, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम में इसको पूर्णतः अभिव्यक्ति दिला देते हैं। तो कहने का मतलब केवल और केवल आपको जेम्स डफ ब्राउन को याद रखना है दोस्तों। जेम्स डफ ब्राउन और भी इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ पर बात करें तो ओपन असे सिस्टम का पिता है, यानी फादर ऑफ ओपन असे सिस्टम, फादर ऑफ ओपन असेस सिस्टम कौन है, तो जेडी ब्राउन। और बात करें दोस्तों तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है, वो है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। और बात करें दोस्तों यहाँ से एक और, यानी 2 और तीसरे की बात करें दोस्तों, तो तीसरा बन जाएगा, वो बन जाएगा सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इन तीनों का निर्माणकर्ता भी कौन है भाई, इन तीनों का निर्माणकर्ता भी जेम्स डफ ब्राउन है। तो आप तीनों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे, यानी फादर ऑफ ओपन असे सिस्टम, साथ ही मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी सन 1903 और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906। दोस्तों एक एग्जाम हुआ JNTU एग्जाम 2017 राजस्थान विश्वविद्यालय में, वहां पर 2 प्रश्न आए, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट कैटलॉगिंग। अब सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बनाने वाला कौन है, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बनाने वाला तो जेडी ब्राउन है, यानी जेम्स डफ ब्राउन है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट कैटलॉग को बनाने वाला व्यक्ति कौन था। कैटलॉग और क्लासिफिकेशन दोनों JNTU के एग्जाम में पूछे गए हैं और दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप मान लीजिए इस एग्जाम में, यानी लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd एग्जाम जो रमसा बोर्ड के द्वारा जो आयोजित होगा, उसमें भी अगर ये पूछ लिया जाए तो आप ये समझो दोनों प्रश्न आसान रहेंगे, और दोनों आसान रहेंगे तो दोनों का आप 1 मिनट में क्या कर देंगे, उत्तर कर देंगे। तो कमेंट में आप करके बताएंगे कि सब्जेक्ट कैटलॉग बनाने वाला कौन था। दोस्तों इसका कोई फायदा है क्या, इसका फायदा है, देखो इसका फायदा ये है कि पाठक जो है वो पुस्तकों तक आसानी से पहुंच पाएगा। एक तो पाठक जो है वो पुस्तकों तक आसानी से पहुंच पाएगा, एक बात। दूसरी बात, उसमें स्वयं में आत्मनिर्भरता का संचार होगा, किसमें, पाठक में। और बात करें तो वो आत्मविश्वास के साथ में कहाँ जा पाएगा, आत्मविश्वास के साथ में पुस्तकालय में जा पाएगा। और बात करें दोस्तों तो उसमें पढ़ने की रुचि विकसित होगी, पढ़ने की रुचि जो है
पढ़ने की रुचि जो है, रुचि उसके अंदर क्या होगी, पढ़ने की रुचि भी उसके अंदर विकसित होगी। लेकिन साथ ही इसमें कुछ एक हानियां भी हैं, यानी नुकसान भी इसमें खूब है। ये तो है सारे दोस्तों इसके लाभ, ये तो है इस पद्धति के क्या भाई लाभ। अगर बात करें दोस्तों हानियों की, तो इसमें कुछ एक हानियां भी है। जैसे हानियों की बात करें तो एक तो देखो पुस्तकें जो है, पुस्तकें अपने यथास्थान, पुस्तकें अपने यथास्थान पर नहीं मिल पाएंगी, पुस्तकें अपने यथास्थान पर नहीं मिल पाएंगी। एक बात और बात करें तो क्या है, देखो पाठक जानबूझकर या अनजाने में, जानबूझकर या अनजाने में क्या करेगा, पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देगा। और बात करें तो तीसरी इसकी हानि है, वो है पुस्तकों के चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी, पुस्तकों के चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। और बात करें दोस्तों तो पुस्तकों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना जो है वो पहले की तुलना में क्या है भाई अधिक हो जाएगी। यानी कहने वाला ओपन एसेस सिस्टम से फायदा तो होगा, लेकिन ओपन एसेस सिस्टम से नुकसान भी क्या है बहुत सारे होंगे। साथ ही बात करें दोस्तों ओपन एसेस सिस्टम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कौन से सूत्र को इंडिकेट करते हैं, तो वो भी आप याद रखिएगा कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है इसमें ओपन एसेस सिस्टम जो है वो तृतीय सूत्र को क्या करता है, तृतीय सूत्र को इंडिकेट करता है। यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले दूसरा सूत्र, और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले तीसरा सूत्र। तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ये वाली पद्धति ओपन एसेस सिस्टम के द्वारा क्या की जा सकती है, शुरू की जा सकती है, पूर्णतया लागू की जा सकती है। क्योंकि पाठक अपनी जिज्ञासा के साथ में या पूर्ण आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता के साथ में कहाँ जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा। और उन पुस्तकों को भी कौन मिल पाएंगे, पाठक मिल पाएंगे, जिनको अब तक क्या नहीं मिले थे, कोई भी पाठक नहीं मिले थे। तो दोस्तों लगभग आधा 3rd यूनिट अपन कर चुके हैं। आगे इसी वीडियो में अपन बात करेंगे इसके आगे स्टॉक वेरिफिकेशन की, रेक्टिफिकेशन की, साथ ही बाइंडिंग के अलावा बात करें दोस्तों तो बजटिंग की, स्टैटिक्स, लाइब्रेरी रूल्स, और भी जो छोटा एक बिंदु जो बचा है उन सब की अपन यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप 0 से लेकर अंत तक देख करिए और लगातार आप इसको देखिए, कहीं भी आप इसको स्किप नहीं करेंगे। तो आप ये समझो कि लगभग 2 से 2.5 घंटे में आपका जो ये 3rd यूनिट है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं दोस्तों मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। दोस्तों हर बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, कुछ एक बुक्स में लिखा हुआ रहेगा कि मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी जो है वो उसका लेखक सिम्पसन लिखा हुआ रहेगा। तो आप उन चीजों से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आप जो भी पढ़ पा रहे हो वो क्या हो, आपके पास में एक ऑथेंटिक और एक अच्छे प्रकार का मटेरियल हो। इसके लिए आप कोटा की बुक्स का भी क्या ले सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। तो प्रयास पूरा है दोस्तों अपना। तो यहाँ तक दोस्तों आप देख चुके हैं। अब आगे अगर बात करें दोस्तों ओपन एसेस सिस्टम के बाद में, यानी मुक्त द्वार के बाद में अगर बात करें तो यहाँ से जो अपनी इस 3rd यूनिट में जो अपना शेष बचा वो एक तो है बाइंडिंग, यानी एक तो है बाइंडिंग। और बाइंडिंग के अलावा बात करें दोस्तों तो बाइंडिंग के अलावा बचेगा वो बनेगा स्टॉक वेरिफिकेशन, यानी बाइंडिंग के अलावा स्टॉक वेरिफिकेशन बन जाएगा। और वेरिफिकेशन के अलावा बात करें दोस्तों तो यहाँ से एक बन जाएगा रेक्टिफिकेशन बन जाएगा यहाँ से। और रेक्टिफिकेशन के बाद में बात करें दोस्तों तो यहाँ से बन जाएगा लाइब्रेरी डिस्प्ले यहाँ से बन जाएगा। डिस्प्ले के अलावा बात करें दोस्तों तो लाइब्रेरी रूल्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स बन जाएगा। और बात करें दोस्तों यहाँ से लाइब्रेरी स्टैटिक्स के अलावा तो यहाँ से जो अंतिम बनेगा वो बन जाएगा लाइब्रेरी बजट। वो बन जाएगा क्या भाई, लाइब्रेरी बजट, यानी ये हो गए 3 3 6 और एक क्या बन गई, 7 बन गई। तो इन 7 की चर्चा अपन क्या है और अपन इसे अपने इस मैराथन क्लास में कर लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बाइंडिंग की। देखो बाइंडिंग है क्या, तो बाइंडिंग से प्रश्न कैसे आएंगे या हिंदी में बाइंडिंग को क्या कहते हैं। तो ये सबसे पहला नाम तो आपको याद रखना है जिल्दबंदी, सबसे पहला नाम तो आपको याद रखना है जिल्दबंदी। और दोस्तों जिल्दबंदी क्यों की जाती है, किस लिए की जाती है, तो आप याद रखिएगा जिल्दबंदी से बात याद रखें तो ये पुस्तकों को मरम्मत करने का काम करती है। पुस्तकों की मरम्मत करने का क्या करती है, मरम्मत करने का काम करती है। यानी पुस्तकों की मरम्मत करने का काम कौन करती है, तो जिल्दबंदी करती है।
देखो यहाँ पर एक छोटा सा एक प्रश्न आएगा दोस्तों, ये कि पुस्तकों को मरम्मत करने या उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो याद रखना है दोस्तों, जिल्दबंदी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर भी याद रखेंगे दोस्तों, अल्कोहल होता है। अल्कोहल जो अपन आज तक समझते हैं कि अल्कोहल शायद नशे के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे युवा साथियों की धारणा होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अल्कोहल जो है वो पुस्तकों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, पुस्तकों पर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो बात करते हैं जिल्दबंदी के बारे में। कई सारी भ्रांतियां, जैसे कई जगह लिखाएगा जिल्दबंदी के चरण, कई जगह लिखाएगा जिल्दबंदी के चरण, तो आप चरण जहां भी नाम आए वहां तो आपको रखना है 8, और जहां भी नाम आए प्रकार, जहां भी नाम आए दोस्तों प्रकार, तो वहां पर आपको याद रखने हैं 3। अब देखो जिल्दबंदी के चरण, यानी सबसे पहले आप ले तो अंग्रेजी में बन जाएगा, वो बन जाएगा स्टेप्स ऑफ ए बाइंडिंग। स्टेप्स ऑफ ए बाइंडिंग क्या है, यहां से बन जाएगा। अब देखो बाइंडिंग के चरण कौन से हैं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसकी बात करेंगे, साथ ही मोरक्को क्या होता है, भेड़ का चमड़ा क्या होता है, उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण है वो है समाकलन। सबसे पहला चरण जो है वो है क्या भाई? समाकलन। समाकलन के बाद में बात करें दोस्तों तो दूसरा है सिलाई। दूसरा है क्या भाई? सिलाई। दूसरा सिलाई। तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा है आवरण। तीसरा है आवरण। और चौथे की बात करें तो चौथा है जोड़ना। चौथा है जोड़ना। और बात करें दोस्तों पांचवा, तो पांचवा जो है वो है अत्य शीर्ष पट्टी। पांचवा जो है वो है अत्य शीर्ष पट्टी। उसके अलावा बात करें दोस्तों छठवा, तो छठवा जो है वो कोरे रंगना। छठवा जो है वो कोरे रंगना है। और बात करें दोस्तों सातवां, तो सातवां जो है वो खोखली पीठ। सातवां जो है वो खोखली पीठ। और आठवीं की बात करें दोस्तों तो वो है परिष्करण। इसी को अंग्रेजी में फिनिशिंग कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? फिनिशिंग कहते हैं। ये सारे किसके चरण हैं? तो ये सारे जो है वो बाइंडिंग के क्या है भाई? चरण है। अब एग्जाम में दोस्तों कलेक्शन का यहाँ से सबसे पहले प्रश्न आ रहा है। सबसे पहले किसका प्रश्न आ रहा है? कलेक्शन का यहाँ से प्रश्न आ रहा है, यानी इसको कलेक्ट करना और कलेक्ट करके इनकी क्या कर देना? सिलाई कर देना। पहले जब अपनी स्कूलिंग शिक्षा थी, आज वाले बच्चे तो जानते ही नहीं दोस्तों, अपनी स्कूलिंग थी, सबसे पहले एक पुस्तक होती थी या कहीं से कट गई फट गई तो अपन लोहे के किले जो होते थे उनसे नुकीली कील जो होती है वो लेते और उससे 3 छेद निकालते। 3 छेद निकालते, सबसे पहले कागजों को व्यवस्थित करते, फिर 3 छेद निकालते, धागे से सिलाई कर देते। तो 2 चरण हो गए। ऊपर उसके कोई आवरण, कोई गत्ता होता था वो जोड़ते थे। गत्ते के बाद में अपन उसको ऊपर क्या करते? गत्ता जोड़ने के बाद ऊपर कोई जो चिपकानी चीज तो वो चिपका देते थे। उसके बाद में अगर अपन उसको कोई सुंदर बनाना चाहें तो वो अति शीर्ष पट्टी थी। और बाद में बात करें दोस्तों तो उसके कोरे ये वाले जो कोरे जो होते हैं ये क्या कर दिए जाते थे? पुस्तक के रंग दिए जाते थे। बात करें उसकी जो खोखली पीठ थी, यानी ये पीठ जो होती थी वो खोखली होती थी। और अंतिम उसका जो था वो क्या था भाई? उसका परिष्करण था। एग्जाम में दोस्तों आएगा, पहले के एग्जाम में आया हुआ है स्टेपिंग क्या है। एक तो स्टेपिंग पूछा गया है पहले के एग्जाम में, स्टेपिंग पूछा गया है। तो आपको याद रखना है दोस्तों सिलाई की सबसे प्राचीन विधि। सिलाई की सबसे क्या है भाई? सिलाई की सबसे प्राचीन विधि। सिलाई की सबसे प्राचीन विधि क्या है दोस्तों? ये स्टेपिंग है। ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है मार्बलिंग क्या है? मार्बलिंग क्या है दोस्तों? तो याद रखना है मार्बलिंग जो है वो बाइंडिंग करते समय रंगीन कागज का प्रयोग, रंगीन कागज का प्रयोग क्या है? वो मार्बलिंग है। और एक अंतिम आए फिनिशिंग। तो आप यहाँ से फिनिशिंग को सीधा समझ जाएंगे कि फिनिशिंग जो होता है वो जिल्दबंदी का क्या होता है? अंतिम चरण होता है। मान लो एग्जाम में कई प्रश्न आ जाए स्टेपिंग क्या है, मार्बलिंग क्या है या फिनिशिंग क्या है, या तो ये तीनों किस से जुड़े हुए हैं, तो आपको याद रखना है ये तीनों मार्बलिंग स्टेपिंग ऐसे नाम आए तो अपन सोचे शायद पत्थरों से जुड़ेंगे। दोस्तों ये पत्थरों से नहीं जुड़कर ये क्या है? ये सीधे के सीधे जिल्दबंदी से जुड़े हुए हैं। ये किससे जुड़े हुए हैं भाई? जिल्दबंदी से जुड़े हुए हैं। तो 8 प्रमुख चरण है। 8 प्रमुख चरण में समाकलन, सिलाई, आवरण, जोड़ना, अत्य शीर्ष पट्टी, कोरे रंगना, खोखली पीठ और परिष्करण है। लेकिन बात करें दोस्तों इसके प्रकार की, तो सबसे पहले इसका प्रकार जो है वो है प्रकाशकीय केसिंग। पहला जो प्रकार जो बनेगा दोस्तों वो इसका बनेगा प्रकाशकीय केसिंग एंड पेपर बैग। प्रकाशकीय केसिंग एंड पेपर बैग इसका क्या है? पहला प्रकार है।
बात करें दोस्तों दूसरा इसका प्रकार, तो दूसरा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुस्तकालय सुदृढ़ जिलबंदी। पुस्तकालय सुदृढ़ जिलबंदी, पुस्तकालय सुदृढ़ जिलबंदी इसका दूसरा प्रकार हो जाएगा। तो वही बात करें दोस्तों इसका तीसरा प्रकार, तो वो बन जाएगा पुस्तकालय जिल्दबंदी। वो बन जाएगा क्या भाई, पुस्तकालय जिल्दबंदी। अब इस जिल्दबंदी में देखो अगर बात करें दोस्तों तो अपन याद रख सकते हैं, एक तो होता है पूर्ण चर्म जिल्दबंदी यानी फुल लेदर बाइंडिंग, हाफ लेदर बाइंडिंग, फुल क्लॉथ बाइंडिंग और हाफ क्लॉथ बाइंडिंग। यानी पहली है पूर्ण चर्म जिल्दबंदी, दूसरी है अर्ध चर्म जिल्दबंदी, तीसरी है पूर्ण वस्त्र जिल्दबंदी और चौथी है अर्ध वस्त्र जिल्दबंदी। और क्या है तो और प्लास्टिक आवरण है। एक बात यहाँ से 6वें नंबर की बात करें तो कठोर आवरण है, यानी प्लास्टिक आवरण है और कठोर आवरण है। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों प्लास्टिक आवरण कठोर आवरण, यानी दो महत्वपूर्ण चीजों की बात करें कि कौन सी चीज कैसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो उनकी भी अपन यहाँ क्या कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। देखो एग्जाम में पहले पूछा गया मोरक्को, पहले पूछा गया मोरक्को क्या है, तो सबसे पहला तो आपको याद रखना है मोरक्को जो है वो पूर्ण चर्म जिल्दबंदी है। यानी पूर्ण चर्म जिल्दबंदी बोले तो फुल लेदर बाइंडिंग है। फुल लेदर बाइंडिंग क्या है भाई, पूर्ण चर्म जिल्दबंदी है। यानी सॉरी मोरक्को जो है वो फुल लेदर बाइंडिंग है। अब मोरक्को में किसका प्रयोग किया जाता है, किसके चर्म का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों मोरक्को में बकरी के चर्म का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। लेकिन मान लो एक पुस्तकालय के लिए सबसे उत्तम प्रकार का चर्म है, उत्तम प्रकार का चर्म किसका प्रयोगित किया जाता है, तो वो भी आप याद रखेंगे दोस्तों। उत्तम प्रकार का चर्म जो है वो भेड़ का, उत्तम प्रकार का चर्म जो है वो भेड़ का माना जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बछड़े का चर्म का प्रयोग भी, यानी बछड़े का चर्म जो होता है वो मुलायम और कोमल होता है। मुलायम या नमीदार होता है, मुलायम या फिर क्या है भाई नमीदार होता है। इसका प्रयोग भी क्या है, एक पुस्तकालय की जिल्दबंदी हेतु किया जाता है। एक यहाँ से इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्तों सुअर का चर्म, जैसा कि सेकंड ग्रेड में आया था सुअर का चर्म, तो ये भी आप याद रखिएगा। सुअर का जो चर्म होता है ये एक पुस्तकालय में भारी पुस्तकों या फिर दुर्लभ जो पाठ्य सामग्री जो होती है, दुर्लभ पाठ्य सामग्री की जिल्दबंदी करने हेतु, दुर्लभ पाठ्य सामग्री की जिल्दबंदी करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है भाई, सुअर के चर्म का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें वसा जो होती है यानी चर्म जो होता है उसमें नमी ज्यादा होती है, और नमी ज्यादा होती है तो वो भारी पुस्तकों को लंबे समय तक क्या रखती है, सुरक्षित रखने का काम करती है। इसलिए इसका भी क्या किया जाता है, यहाँ प्रयोग किया जाता है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं, समाकलन आया हुआ है, मोरक्को आया हुआ है, उत्तम प्रकार का चर्म पूछा गया है और सुअर का चर्म पूछा गया है। तो ये बाइंडिंग से जुड़ा हुआ यहाँ से क्या है प्रश्न है। बाइंडिंग के अलावा दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन भी बाइंडिंग के बारे में कोई बात कहते हैं क्या, तो रंगानाथन ने दोस्तों 10%, 5 से लेकर 10% तक बजट का आवंटन जो है वो जिल्दबंदी कार्य हेतु करने का प्रावधान किया है। साथ ही प्रतिवर्ष जो 1000 पुस्तकें हैं उनमें उन पर 5 पुस्तकों को जो क्षतिग्रस्त हो गई है या जो उपयोग के लायक नहीं बची है उनको पुस्तकालय संग्रह से बाहर करने की क्या करते हैं, वकालत करते हैं। तो एक अपना बिंदु यहाँ से हो गया है दोस्तों, वो हो गया है बाइंडिंग का। अब यहाँ से अपन आगे और चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ से अपने पास में बात करेंगे जिन बिंदुओं की जो बचे हुए हैं उन सब की, और मैराथन क्लास में उन सबको अपन शामिल करते हैं। देखो तो यहाँ से मैं सबकी चर्चा कर देता हूँ, दो छोटे छोटे बात करेंगे और छोटी छोटी बात में सारी चीजें आ जाएंगी। आप ये समझो कि जो प्रश्न एग्जाम में बन रहा है वो यहाँ से पूछे जाने की क्या रहेगी, पूर्णतः संभावना रहेगी। आगे दोस्तों यहाँ से इसका जो अपना जो बनेगा वो बनेगा भौतिक सत्यापन, वो बनेगा भौतिक सत्यापन, वो बन जाएगा भौतिक सत्यापन एवं परिशोधन, भौतिक सत्यापन एवं परिशोधन। तो सबसे पहले अपन परिशोधन को ले लेते हैं दोस्तों। ये परिशोधन जो है यही अंग्रेजी का क्या है भाई, रेक्टिफिकेशन है। यही क्या अंग्रेजी का क्या है, यही अंग्रेजी का रेक्टिफिकेशन है। ये होता क्या है देखो, तो उसकी अपन यहाँ 1 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। जैसे पाठक क्या करता है, जाने अनजाने में, पाठक जो है वो जाने अनजाने में, ये पुस्तकालय की 3 अलमारियां बनी हुई है। ये पुस्तकालय क्या बनी हुई है, 3 अलमारियां। मान लीजिए यहाँ पर बाल साहित्य है, यहाँ पर क्या है बाल साहित्य है,
और यहाँ पर धार्मिक साहित्य है। यहाँ पर क्या है भाई, धार्मिक साहित्य है। और यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ही समझो, यहाँ पर धार्मिक के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक पाठ्य सामग्री, ऐतिहासिक पाठ्य सामग्री या ऐतिहासिक प्रकार का क्या उपलब्ध है, साहित्य उपलब्ध है। मान लीजिए कोई पाठक आता है, वो बाल साहित्य की पुस्तकों को रख देता है धार्मिक साहित्य में, धार्मिक साहित्य को पुस्तकों उठा के रख देता है कहाँ, ऐतिहासिक साहित्य की पुस्तकों में। इन पुस्तकों को यथास्थान रखना, यानी ये पुस्तक जो यहाँ से थी उसको वापिस उठाकर इसको धार्मिक पुस्तकालय में, धार्मिक साहित्य वाली पुस्तकों में रखना। और जो बाल पुस्तकें वाली थी उनको उठाकर वापिस बाल पुस्तकालय वाली जो रैंक है या जो अलमारियां हैं उनके अंदर रखना। एक पुस्तकालय का प्रमुख क्या माना जाता है, कर्तव्य माना जाता है। और इन पुस्तकों को यथास्थान रखना एक पुस्तकालय में भौतिक परिशोधन के नाम से क्या है भाई, जाना जाता है। यानी यही क्या है, भौतिक परिशोधन है। यानी एक पार्ट हो गया दोस्तों, 3 चीजें अगर आपको याद रही, तरीका वही है पढ़ने के लिए। देखो आप क्या पढ़ रहे हैं वो मायने नहीं रखता, बल्कि आप किस माध्यम से पढ़ रहे हैं और कौन सा तरीका आपके पास है वो ज्यादा क्या है, मायने रखता है। तो तीनों से भौतिक परिशोधन हो गया। बात करते हैं दोस्तों सत्यापन की। तो सत्यापन जो है वो वर्ष भर में एक बार, यानी एक वर्ष भर में एक बार, एक वर्ष में एक बार किया जाता है। एक वर्ष में एक बार किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखिएगा पुस्तकालय समिति। और पुस्तकालय समिति में भी ये कार्य कौन सा विभाग करता है, तो ये विभाग अनुरक्षण विभाग करता है। और अनुरक्षण विभाग जो है दोस्तों वो क्या करता है, जो पुस्तकें जो मरम्मत के लायक है या उपयोग के लायक नहीं बची है, उपयोग के लायक नहीं बची उनको तो बाहर कर देता है, और जिनको मरम्मत की जरूरत होती है उनको मरम्मत कर देता है। इस सत्यापन के लिए वो क्या करता है, देखो इस सत्यापन के लिए वो 5 मेथड का क्या लेता है, सहारा लेता है। कौन से 5 मेथड है, तो सबसे पहले तो देखो वो क्या करता है, परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा, परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा क्या करता है, भौतिक सत्यापन का कार्य करता है। एक बात। दूसरी बात, वो अलग से परिग्रहण रजिस्टर का निर्माण करता है। अलग से परिग्रहण रजिस्टर का निर्माण करता है। अलग से क्या करता है, परिग्रहण रजिस्टर का निर्माण करता है। और बात करें दोस्तों तो वो अलग अलग सूची पत्रकों पर, परिग्रहण संख्या लिखकर, अलग सूची पत्रकों पर परिग्रहण संख्या लिखकर क्या करता है, भौतिक सत्यापन का कार्य करता है। और बात करें दोस्तों तो वो संख्याओं को गिनकर, बाय नंबर काउंटिंग, यानी संख्याओं को गिनकर क्या करता है, भौतिक सत्यापन का कार्य करता है। तो वही 5वीं की बात करें दोस्तों तो वो है फलक सूची। वो है क्या भाई, फलक सूची। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं दोस्तों सेल्फ लिस्ट। सेल्फ लिस्ट से भी क्या करता है, वो भौतिक सत्यापन का कार्य करता है। यहां से सीधा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों पहले कि भौतिक सत्यापन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप याद रखेंगे फलक सूची का यानी सेल्फ लिस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो भौतिक सत्यापन के लिए किया जाता है। अब अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं, देखो परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा कैसे करता है। तो परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा एक एसेशन रजिस्टर होता है जिसके अंदर स्टैंडर्ड कॉलम 14 होते हैं, जिसपे मानक साइज 16x13 होती है। पुस्तकालय का कालानुक्रमिक विकास जो होता है वो दर्शाता है। एक व्यक्ति परिग्रहण रजिस्टर को लेकर खड़ा रहता है, दूसरा पुस्तकों की परिग्रहण संख्या बोलता है। परिग्रहण रजिस्टर में जो है वहां पर वो क्या करता है, राइट का निशान लगाता है। जो पुस्तकें उपलब्ध है वहां राइट का निशान, जो नहीं है उनके लिए क्रॉस का निशान। दूसरे मेथड में भी यही सिस्टम है, बशर्ते इसमें क्या है कि दूसरा जो रजिस्टर है वो अगर मान लो परिग्रहण रजिस्टर एक और बना हुआ है तो उसको कहीं भी रखने में, कटने फटने में या उसके पृष्ठों की क्षति होने में कोई भी दिक्कत या नुकसान जो हो जाता है तो उसका क्या नहीं होता, भय नहीं बना होता है, क्योंकि उनके पास पहले से एक और क्या बना होता है, एसेशन रजिस्टर बना होता है। फिर वो करता है अलग अलग सूची पत्रकों का निर्माण करता है। पुस्तकों के लिए जैसे मान लीजिए एक पुस्तकालय में 1 लाख पुस्तकें तो वो 1 लाख पत्रक बना सकता है, या समान विषय की पुस्तकें हैं जैसे 10 पुस्तकें हैं तो उनके लिए वो एक कैटलॉग कार्ड, और 5 पुस्तकों के लिए वो क्या कर सकता है, एक कैटलॉग कार्ड बना के भी उनको संग्रहित कर सकता है। उनको वो गिनकर या विशेष के माध्यम से वो क्या कर सकता है, उनका भौतिक सत्यापन। फिर बाद में संख्याओं को गिनकर कि एक पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनका पहले टोटल करें, उसके बाद में वो करें कि ये पुस्तकें बाइंडिंग के लिए कितनी भेजी गई हैं, पाठकों के पास कितनी है, या खोई हुई पुस्तकें कितनी है, वर्तमान में एक पुस्तकालय में कितनी उपलब्ध है,
सबको जोड़कर कुल पुस्तकों से क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जो पुस्तकें नहीं बचती हैं उनको पुस्तकालय संग्रह से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, या वीडिंग आउट या राइट ऑफ या पुस्तक विदाई के नाम से उसको क्लियर कर दिया जाता है। आगे फलक सूची कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। फलक पर उपलब्ध पुस्तकों की कुल संख्या से क्या करते हैं, भौतिक सत्यापन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये तो था रेक्टिफिकेशन, और ये छोटा सा क्या है, इसकी बात करें तो ये छोटा सा जो है वो है भौतिक सत्यापन का विवरण है। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करेंगे यहाँ से अपने पास में दो छोटे छोटे बिंदु लूंगा मैं यहाँ से। एक तो लाइब्रेरी रूल्स लूंगा और लाइब्रेरी रूल्स के अलावा लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स लूंगा। देखो रूल्स का प्रयोग क्यों किया जाता है, या यूं समझो कि नियमों का निर्माण किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नियम अगर नहीं होंगे तो आप यूं समझो कि पुस्तकालय का संचालन, यानी यहाँ पर जो अपना बिंदु बनेगा वो है लाइब्रेरी रूल्स, और एक जो बनेगा वो बनेगा अपना लाइब्रेरी स्टैटिक्स। एक जो बनेगा वो बनेगा लाइब्रेरी स्टैटिक्स बन जाएगा। यहाँ पर लाइब्रेरी स्टैटिक्स जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। यानी कहने वाला दो जो यहाँ पर अपन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। रूल्स की बात करें तो दोस्तों नियमों का होना बहुत जरूरी है। नियमों का होना क्या है, बहुत जरूरी है। और ये नियम जो होते हैं पुस्तकालय में दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सामान्य, और कुछ दूसरे जो होते हैं वो होते हैं विशिष्ट। सामान्य नियम की बात करें दोस्तों तो वही है कि जो भी पाठक है वो पुस्तकालय में अगर आता है तो सबसे पहले वो पुस्तकालय का जो प्रवेश रजिस्टर जो होता है उसके अंदर अपना नाम दर्ज करेगा, हस्ताक्षर करेगा, आने का टाइम और जाने का टाइम अंकित करेगा। साथ ही वो छोटी मोटी चीजें जैसे लाठी है या ब्रीफ केस है या अन्य किसी प्रकार की बैग जो है वो लाइब्रेरी में नहीं ले जाएगा, खाने का सामान नहीं ले जाएगा। वर्तमान में तो देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है या इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण है, डिवाइसेज है, उनका यूज किया जाने लग गया। पहले ये था कि इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेज है वो लाइब्रेरी के अंदर नहीं ले जाएगा, या ऐसी कोई भी सामग्री जो इससे पुस्तकालय नियमों का, पुस्तकालय की जो रूपरेखा है उसके नियमों का उल्लंघन होता है, उन कार्यों को वो अंजाम नहीं देगा। जैसे धूम्रपान नहीं करेगा या गुटखा नहीं खाएगा या फिर कोई बीड़ी सिगरेट जो भी कुछ है या शराब आदि चीजें जो है वो लाइब्रेरी में नहीं ले जाएगा। और अपनी जो भाषा जो है उस पर नियंत्रण रखेगा, सौम्यता और सादगी का क्या करेगा, आचरण करेगा। लेकिन विशेष नियमों का निर्माण एक करते समय पुस्तकालय समिति जो है वो एक पुस्तकालय अध्यक्ष को कुछ एक पावर्स देती है। देखो क्या पावर्स देती है, तो वो पुस्तकालय अध्यक्ष को पावर देती है कि पुस्तकालय अध्यक्ष बिना कोई कारण बताए पाठक को क्या कर सकता है, बिना कोई कारण बताए पाठक को पुस्तकालय से बाहर निकाल सकता है। यानी पाठक को बिना कोई कारण बताए क्या कर सकता है, पुस्तकालय से बाहर निकाल सकता है। एक बात और बात करें दोस्तों तो पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है वो अगर उस पुस्तकालय में एक पाठक जो है अगर वो क्या करता है, अगर कोई उद्दंडता या अपनी वजह से अन्य पाठकों को नुकसान पहुंचाता है या पुस्तकालय सामग्री को क्षतिग्रस्त करता है या पुस्तकालय संपत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजात्मक यानी बोले तो दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी वो क्या कर सकता है, उसको मतलब दंडात्मक कार्रवाई की भी उसके खिलाफ वो क्या है कर सकता है। यानी बिना कारण बताए बाहर निकाल सकता है। उसके खिलाफ सजा या दंडात्मक कार्रवाई जो है, सजा या दंडात्मक कार्रवाई का भी वो क्या कर सकता है, प्रावधान कर सकता है। यही विशेष नियम दोस्तों यहाँ से क्या आएंगे, काम आएंगे। अगर कोई ऐसा पाठक जो अपनी वजह से दूसरे पाठकों के कार्य में व्यवधान डालता है या जो बैठे हुए पाठक है उनके साथ में किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करता है, तो ऐसे में पुस्तकालय अध्यक्ष उसे क्या कर सकता है, बाहर कर सकता है। यहाँ से दोस्तों स्टैटिक्स की बात कर लेते हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या है, देखो बात करें सांख्यिकी की तो सांख्यिकी वास्तव में है क्या, तो आप यूं समझो कि यह एक पुस्तकालय की उन्नति और अवनति यानी अवनति और उन्नति का आकलन कर देती है। उन्नति और अवनति का क्या कर देती है, आभास दिला देती है। एक साथ ही बात करें तो पुस्तकालय कर्मचारियों पर पड़ने वाले भार, पुस्तकालय कर्मचारियों पर पड़ने वाले भार का आकलन कर देती है। साथ ही कौन से वर्ष में पुस्तकालय की प्रगति जो है वो उत्तरोत्तर अन्य वर्षों की तुलना में बढ़ोतरी आधारित रही,
या घटती गई, इसका आकलन भी कौन कर सकता है, स्टैटिक्स कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम याद रखना आपको, वो है एंक्यूनल ग्रेटफील्ड का नाम आपको याद रखना है। एंक्यूनल ग्रेटफील्ड जो है दोस्तों, एंक्यूनल ग्रेटफील्ड जो है वो सबसे पहली बार क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एंक्यूनल ग्रेटफील्ड जो है वो जो क्या है, लाइब्रेरी स्टैटिक्स का क्या करते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। इसी कारण फादर ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का पिता, सांख्यिकी का पिता जो है वो किसे कहा जाता है, वो एंक्यूनल ग्रेटफील्ड को कहा जाता है। दोस्तों आय व्यय का आकलन है। अब देखो अपन यहाँ पर छोटा सा विवरण खाली मैं एक का ही लूंगा, एक विभाग का ही लूंगा, यानी एक विभाग में है अधिग्रहण विभाग। अब अधिग्रहण विभाग की स्टैटिक्स बनानी है अपने को, तो अपन देखो इस तरीके से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, वो इस तरीके से बना सकते हैं। यानी अपन एक आइडिया ले रहे हैं। देखो सबसे पहले तो अपन ले रहे हैं यहाँ से बाल पुस्तकें, यानी कितनी पुस्तकें अपन खरीद रहे हैं, बाल। यहाँ से अपन है धार्मिक, और यहाँ से अपन ले रहे हैं धार्मिक के अलावा यहाँ से लेंगे ऐतिहासिक, और यहाँ पर लेना चाहिए दोस्तों तो और अपन ले सकते हैं आध्यात्मिक। इन सब पुस्तकों की संख्या, अब देखो आंकड़ा है वर्ष के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ से अपन ने ले लिया वर्ष 2000, जैसे 2000 यहाँ ले लेते हैं 2015, यहाँ 2016, 2017 और 2018, ऐसे 3 वर्षों के आंकड़े लिए। अब यहाँ पर पुस्तकों की संख्या लेते हैं। देखो यहाँ ले लिया अपने 1000, या सीधा 1000 के आगे एक के आगे के लगा लिया, 1 के, या यहाँ पर 2 के, यहाँ पर 3 के, यहाँ पर 4 के, और यहाँ पर बात करें दोस्तों 5 के। अब जैसे मान लीजिए बाल पुस्तकें 2015 में खरीदी गई 5000, तो ये आंकड़ा यहाँ क्या है 2015 का आ जाएगा। लेकिन मान लो 2016 में बात करें तो ये पुस्तकें खरीदी 4000, ठीक है। तो जिन जिन का विवरण जिन जिन के सामने आएगा, यानी बाल साहित्य की बात करें दोस्तों, तो बाल साहित्य में कितनी पुस्तकें कब कहाँ खरीदी, कैसे खरीदी, या आध्यात्मिक पुस्तकों की संख्या कितनी थी, धार्मिक पुस्तकों की संख्या कितनी रही, ये सब का आकलन करना, या इन सब पुस्तकों का आकलन करना वर्ष के भर के दौरान उत्तरोत्तर उनकी प्रगति और इसकी रूपरेखा को दर्शाना क्या कहलाता है, तो वो सांख्यिकी कहलाता है। दोस्तों यहाँ से प्रश्न जो है वो आय व्यय से जुड़ा हुआ या अवनति से जुड़ा हुआ प्रश्न जो है वही क्या है, पूछे जाने की संभावना रहेगी। दोनों कोई खास टॉपिक नहीं है। अब खास टॉपिक अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। ये खास टॉपिक जो बनेंगे वो बनेगा एक तो लाइब्रेरी डिस्प्ले, तो और एक बनेगा बजट। तो अपन सबसे पहले तो बात करेंगे दोस्तों लाइब्रेरी डिस्प्ले की, और डिस्प्ले के बाद में अपन बात करेंगे बजट की। तो डिस्प्ले और बजट को आप देखो, और दोनों ही छोटे टॉपिक हैं। प्रश्न बनने की संभावना 7% है। एग्जाम में 100% यहां से प्रश्न आएगा। तो अपन यहां तो लेते हैं दोस्तों लाइब्रेरी डिस्प्ले, यहां तो अपन लेते हैं लाइब्रेरी डिस्प्ले यानी पुस्तकालय प्रदर्शनी। और पुस्तकालय प्रदर्शनी में वही अपना एक चित्र सा रहेगा दोस्तों, पहले भी अपन ने बना के दिखाया आप लोगों को। यूं समझो कि ये एक लाइब्रेरी है, ये एक क्या बनी हुई है, एक लाइब्रेरी है। और मान लीजिए इस लाइब्रेरी का थोड़ी देर के लिए नाम मान लीजिए, इसका नाम जो है वो सरस्वती महल, वो क्या है, सरस्वती महल पुस्तकालय है। दोस्तों अगर आप जानते हैं सरस्वती महल पुस्तकालय को, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है। 2 ही सरस्वती है इंपोर्टेंट, जो सरस्वती भवन और सरस्वती महल, कौन सा कहाँ है, तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे याद करना है डिस्प्ले में। देखो इसके 2 भाग हैं इस लाइब्रेरी के, एक तो ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। इधर की बात करें दोस्तों तो इधर तो है बायां भाग, इधर तो है क्या भाई, बायां भाग, और उधर की बात करें दोस्तों तो ये है दायां भाग। ये है क्या भाई, दायां भाग, यानी बायां भाग है और एक क्या है, दायां भाग है। अगर बाएं भाग में बात करें दोस्तों तो यहाँ तो बना हुआ है, यहाँ तो आपको याद रखना है, यहाँ तो बना हुआ है स्टडी रूम, यहाँ तो बना हुआ है क्या भाई, यहाँ तो बना हुआ है स्टडी रूम, यहाँ तो बना हुआ है स्टडी रूम। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ बना हुआ है स्टॉक रूम, यहाँ बना हुआ है क्या भाई, स्टॉक रूम। दोनों की बात कर लेते हैं। देखो स्टॉक रूम और स्टडी रूम दोनों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। स्टॉक रूम की बात करें तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलमारियां पाई जाती हैं, और इन अलमारियों की मानक साइज क्या होती है वो चर्चा करेंगे। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों कि किस विभाग में कितना क्या है जगह खाली है। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ ऐसा स्वरूप है और यहाँ पर क्या है, ऐसा स्वरूप है। अब देखो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ तो बना हुआ है प्रवेश द्वार, यहाँ तो बना हुआ है क्या भाई, प्रवेश द्वार। और प्रवेश द्वार के ठीक सामने
प्रवेश द्वार के ठीक सामने 100 वर्ग फीट का स्थान क्या है भाई, खाली है। प्रवेश द्वार के ठीक सामने किसका कितने वर्ग फीट का स्थान खाली है भाई, 100 वर्ग फीट का स्थान जो है वो खाली है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन इसकी क्या करते हैं, वकालत करते हैं। आगे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर एक परिचालन पटल पड़ा हुआ है। यहाँ क्या पड़ा हुआ है, एक परिचालन पटल पड़ा हुआ है। और ये परिचालन पटल जो है दोस्तों, इसके जस्ट आगे यहाँ एक घूमने वाली कुर्सी पड़ी हुई है। उस घूमने वाली कुर्सी पर एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है। इस घूमने वाली कुर्सी पर एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ और बैठे बैठे वो क्या करता है, पुस्तकालय में पुस्तकों को परीक्षण करने का या पाठकों के साथ में आदान प्रदान करने का, या आप यूँ समझो कि जो भी पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री होती है उनकी देखभाल करने का आदि का क्या करता है, काम करता है। अब देखो यहाँ ये कैटलॉग कार्ड भी होते हैं, साथ ही कैटलॉग कैबिनेट भी होती है, तो उन सब की भी अपन यहाँ चर्चा करते हैं। देखो ये जो परिचालन पटल होता है, यहाँ पर कुल इस प्रकार के 24 दराज बने होते हैं। यहाँ पर कुल कितने दराज बने होते हैं, ऐसे कुल 24 दराज बने होते हैं। और दोस्तों याद रखना आपको, एक दराज में लगभग 1000 सूची पत्रक 1000 सूची पत्रक जो है वो क्या किए जा सकते हैं, यहाँ पर रखे जा सकते हैं। यानी 1000 कितने में, इन 24 में आप यूं समझो यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। ये पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है यहाँ पर बैठे बैठे काम करता रहता है। इसके ठीक पीछे संदर्भ विभाग बना होता है। ठीक पीछे क्या बना होता है, तो आप याद रखेंगे संदर्भ विभाग बना होता है। इस संदर्भ विभाग में एक संदर्भ सहायक की नियुक्ति की जाती है। और ये पुस्तकालय अध्यक्ष जो है, ये ठीक पीछे जो बनी हुई है एक पारदर्शी दीवार है। यानी अगर मान लो कोई संदर्भ सहायक नहीं है तो वो क्या करेगा, संदर्भ विभाग साथ ही स्टॉक रूम और साथ ही स्टडी रूम सबकी क्या कर लेगा, वो देखभाल करता रहेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दोस्तों। अलमारियों की बात करें तो ये जो अलमारियां जो होती हैं, ये जो अलमारियां जो होती हैं, ये अलमारियों की अगर बात करें मानक साइज की तो 6.25 फीट 6.25 फीट जो है वो इनकी ऊंचाई होती है। और बात करें दोस्तों इनकी चौड़ाई की, तो इनकी चौड़ाई जो होती है, यानी इसका एक जो पार्ट जो होता है दोस्तों, ये वाला इसका चौड़ाई वाला पार्ट जो है वो 3 फीट का होता है। वो कितने फीट का होता है, 3 फीट का। अधिकतम की बात करें दोस्तों तो वो 3.5 फीट तक का क्या है, हो सकता है। यानी ये तो है ऊंचाई, ये तो है इसकी क्या भाई, ऊंचाई। और बात करें चौड़ाई की तो ये है इसकी क्या भाई, चौड़ाई। ये इसकी क्या है, चौड़ाई। और बात करें दोस्तों इसकी ये वाली गहराई, ये वाली गहराई, तो ये गहराई भी आपको याद रखनी है। गहराई जो है इसकी वो 8 से 9 इंच तक की होती है। 8 से 9 इंच तक की क्या होती है, इसकी गहराई होती है। यानी 8 से 9 इंच इसकी क्या होती है, गहराई होती है। यानी अलमारी है 6.25 फीट ऊंचाई, 3.5 से 3.5 फीट तक की चौड़ाई और 8 से 9 इंच तक की गहराई। कुछ विशेष परिस्थितियों में दोस्तों इसकी जो ऊंचाई जो है वो 7 फीट 6 इंच तक भी क्या है, इसकी ऊंचाई हो सकती है। यानी इस ऊंचाई की अलमारी अभी क्या हो सकती है, एक पुस्तकालय में पाई जा सकती है। बात करें दोस्तों यहाँ पर एक कैटलॉग ट्रे भी पड़ी होती है। एक क्या पड़ी होती है, कैटलॉग ट्रे। यानी इसको आप हिंदी में ले तो ये होता है सूची पात्रक, ये होता है सूची पात्रक। बात करें दोस्तों इस कैटलॉग की इस वाली ऐसी लंबाई, यानी ये इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये 1 फीट, ये क्या है 1 फीट। और बात करें दोस्तों इसकी ये वाली चौड़ाई, तो ये चौड़ाई जो है ये 5 इंच होती है। चौड़ाई जो है ये 5 इंच होती है। और बात करें गहराई की तो ये वाली जो इसकी गहराई जो है दोस्तों, ये वाली गहराई ये इसकी 5 इंच होती है। गहराई भी कितनी होती है, 5 इंच होती है। एक सूची पात्रक या कैटलॉग ट्रे में एक टाइम में लगभग 250 पात्रक या 250 पत्रक जो है वो पात्रक के अंदर क्या किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। दोस्तों लाइब्रेरी डिस्प्ले से जुड़ा हुआ विवरण है। यहाँ से एग्जाम में पूछा गया कि 10,000 सूची पत्रकों के लिए कितने पात्रकों की जरूरत पड़ेगी, तो एक में 250 है तो आप समझ जाएंगे लगभग 40 सूची पात्रकों की क्या पड़ेगी, यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। तो इधर सूची पात्रक है, पुस्तकालय अध्यक्ष बैठा है, यहाँ पर परिचालन पटल है, 24 इसके साथ में दराज बने होते हैं। एक दराज में लगभग 1000 कार्ड जो है वो यहाँ पर क्या है, शामिल किए जा सकते हैं। दोस्तों ये व्यक्ति बैठकर काम करता है और खड़े होकर काम करता है। इसकी भी मानक ऊंचाई है। अगर ये ऊंचाई जो खड़े होकर काम करे और बैठकर काम करे, इनकी अगर आप जानते हैं तो आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं लगभग 2-2.5 घंटे में या 2 घंटे तक भी अपना क्या हो 1 यूनिट पूरा हो जाए, ऐसा हमारा क्या है, भरसक प्रयास है। साथ ही लाइब्रेरी डिस्प्ले में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर छोटी छोटी चीजें और 1-2 शामिल कर लेते हैं।
यानी यहाँ पर पीछे संदर्भ विभाग बना हुआ है। अब संदर्भ विभाग में एक संदर्भ सहायक जो होता है वो प्रतिदिन 10 से 12 पाठकों को संदर्भ सेवा 10 से 12 पाठकों को संदर्भ सेवा प्रदान करने का क्या करता है, 10 से 12 पाठकों को संदर्भ सेवा प्रदान करने का ये क्या करता है, कार्य करता है। तो करने वाला साधारण सा काम है और साधारण से काम को आप बिंदुओं के माध्यम से बनाएंगे तो याद हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले इसरो के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इसरो के एग्जाम में कि एक पुस्तकालय में जो पुस्तकालय की सूची जो होती है, जिसको पुस्तकालय की आंख, दर्पण और कुंजी कहा जाता है, पुस्तकालय की आंख, दर्पण और कुंजी कहा जाता है, वो कहाँ लगी होती है। तो आप याद रखेंगे वो पुस्तकालय अध्यक्ष के, जहां पुस्तकालय अध्यक्ष बैठा होता है उसके दाएं भाग में, उसके कौन से भाग में, दाएं भाग में सूची लगी होती है। वास्तव में सूची जो होती है वही पुस्तकालय की आंख होती है, जो पुस्तकालय से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उनको क्या कर देती है, उनको वो बता देती है कि कुछ, जैसे एक पुस्तकालय में धार्मिक पुस्तकें कितनी है, बाल साहित्य कितना है, पांडुलिपियों की संख्या कितनी है, हस्तलिखित पुस्तकें कितनी है, या अन्य जो भी यहाँ पर पाठ्य सामग्री है, पत्र पत्रिकाएं कितने आते हैं, समाचार पत्र कितने आते हैं, उन सब की जानकारी जो है वो पुस्तकालय की जो सूची जो होती है वो क्या कर देती है, प्रदान कर देती है। दोस्तों इस यूनिट में अपना एक बिंदु और बचा, उसकी और चर्चा कर लेते हैं। वो बिंदु बचा अपना लाइब्रेरी बजट। और बजट जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और बजट से जो है यूं समझो आप 100% एग्जाम में प्रश्न आएगा, आपको वो कैसे याद रहे और कौन कौन से बजट के मेथड है उन सब की अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अपना इससे थर्ड यूनिट का जो अंतिम बिंदु है दोस्तों वो है लाइब्रेरी बजट। और बजट जो है वो कहां से क्या प्रश्न आ सकते हैं उसकी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रयास, जैसे मैंने पूर्व में भी बोला है कि तरीका वही है, पहले वाली जैसी चीजें हैं, जितना आप इनको देखेंगे, जितना आप इनको पढ़ेंगे, या आप ही समझो कि जो शॉर्टकट एक आदमी खुद अपने दिमाग से इजाद करता है, आप ही सोचो वो चीज अपने को किताब नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी अपना प्रयास यही है कि अगर आप उस किताब का सहारा लेकर भी उनको सीखने में कामयाब हुए तो यूं समझो कि आप आने वाले टाइम में लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में अपनी सीट जो है वो सुनिश्चित कर लेंगे। तो यहां से चर्चा करते हैं बजट शब्द की। तो बजट शब्द जो है दोस्तों वो बना है बुटज से, यानी बुटज शब्द इससे बना हुआ है। सबसे पहली बात है बुटज शब्द से बना है। और बुटज का शाब्दिक अर्थ की बात करें दोस्तों तो ये है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है चमड़े का थैला। वो है क्या भाई, चमड़े का थैला। कौन सी भाषा का है दोस्तों ये बुटज, तो आप याद रखेंगे ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको याद रखना है फ्रेंच भाषा का क्या है भाई, फ्रेंच भाषा का शब्द है बुटज। और बुटज से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, बजट की। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, सर रॉबर्ट वालपोल। सर रॉबर्ट वालपोल का आपको क्या रखना है, नाम याद रखना है। सर रॉबर्ट वालपोल जो है दोस्तों ये ब्रिटेन यानी यूके के, ब्रिटेन यानी यूके के क्या है, ये यूके के वित्त मंत्री थे। और ये क्या करते हैं, वित्त मंत्री थे। और ये क्या करते हैं, ये सन 1733 में ब्रिटेन के जो वित्तीय दस्तावेज हैं, यानी जो बजट से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, उनको चमड़े के थैले में डालकर क्या करते हैं, संसद में ले जाते हैं या वहां की पार्लियामेंट में ले जाते हैं। लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, यानी इनको हास्यास्पद बनाते हैं। और इससे अभिप्रेरित होकर ये एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम है द बजट ओपन्ड। एक पुस्तक है। और इस पुस्तक में वो आधिकारिक घोषणा कर देते हैं कि आज के बाद जो चमड़े का थैला लेकर वो जाते हैं, उस थैले को ही क्या, उस थैले में रखे गए दस्तावेजों को ही किस नाम से जाना जाएगा, उस थैले में रखे हुए दस्तावेजों को ही बजट नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं दोस्तों आय और व्यय का पूर्वानुमान होता है, यानी बजट जो है वो एक वित्तीय वर्ष का यानी आगामी वर्ष का पहले ही क्या कर लिया जाता है, निर्मित कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी सेशन चल रहा है 2020 और 21, कोरोना काल बड़ा ही भयंकर काल है। और यूं समझो कि इस बजट की तो पूरी ऐसी की तैसी हो गई है, समझ लो आप। आने वाला बजट जो है वो बजट होगा 2021 और 22 का, जो कि फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट में क्या किया जा सकता है, फरवरी एंड में ही मूलतः उसको अनुमोदित करवाया जाएगा। और वो बजट जो है वही क्या होगा, आगामी वित्तीय वर्ष का कार्य होगा। दोस्तों बजट निर्माण करना कोई साधारण काम नहीं है। बजट निर्माण करने के लिए दक्ष और कुशल कर्मचारियों की क्या होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए।
वर्तमान भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दोस्तों अभी प्रसून वाजपेयी जो है उनका मैंने एक लेख देखा था, उसमें लिखा था भारत में जो भी संसद के अंदर जो भी सांसद है, मैं किसी पार्टी विशेष या राजनीति विशेष की बात नहीं कर रहा, उनमें लगभग 150 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो साक्षरता या जिनकी योग्यता या पढ़ाई जो है वो कक्षा 10 से कम पढ़े लिखे हैं। लगभग उसमें एक आंकड़ा था जिनमें से 40 या 50 लोग अंगूठा छाप हैं। तो आप देख लीजिए कि बजट निर्माण का कार्य कैसे लोगों के पास होना चाहिए या कैसे कुशल और दक्ष आदमी होने चाहिए, ये सारा क्या है काम है। तो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ बजट निर्माण की विधियों की, यानी प्रमुख विधियां कौन सी है बजट निर्माण की। तो अपना बजट निर्माण की विधियों से जुड़ा हुआ एक दिन प्रश्न जो है वो जरूर बनेगा यहाँ से। तो बजट निर्माण की देखो प्रमुख विधियों की मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो लगभग 6-7 विधियों की बात करूंगा। पहली अगर बात करें दोस्तों तो वो हो जाएगी मद आधारित बजट। दोस्तों इसी बजट को रैखिक बजट या बढ़ोतरी आधारित या फिर ऐतिहासिक बजट के क्या है नाम से जाना जाता है। मद आधारित, ऐतिहासिक या बढ़ोतरी या रैखिक बजट के नाम से जाना जाता है। पुस्तकालय में जो भी रंग रोगन, साज सज्जा, रंगीन लाइटें आदि पर खर्च किया जाने वाला क्या है, ये बजट है। साथ ही बात करें इसके अलावा दूसरा प्रकार तो वो है निष्पादन बजट। वो क्या है भाई, निष्पादन बजट। ये दोस्तों परफॉर्मेंस बजट कहलाता है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं परफॉर्मेंस, यानी जैसे व्यक्ति की परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको क्या दिया जाएगा, बजट आवंटन का कार्य दिया जाएगा या बजट आवंटित किया जाएगा। दोस्तों अगर आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं है तो आप ही समझो बजट जो है वो आपको कम ही मिलेगा, चाहे उसके लिए आप घर का काम देख लो और चाहे कोई बाहर का काम देख लो। जो शादीशुदा आदमी है उनके लिए भी खास विशेष बात है, शादीशुदा आदमी को भी बजट तभी प्रोवाइड होता है, चाहे वो ससुराल से ले लो, चाहे घर से ले लो, माता पिता से ले लो, चाहे खुद की पत्नी से, उसका आवंटन तभी होगा जब बंदे की परफॉर्मेंस, चाहे वो पढ़ाई में हो या अन्य किसी कार्य में, वो उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर क्या मिलेगा, उसे बजट मिलेगा। आगे है दोस्तों परिसूत्र बजट है, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मूला बजट। दोस्तों एक बार एक फॉर्मूले का निर्माण कर दिया जाता है और फॉर्मूले के आधार पर क्या किया जाता है, बजट आवंटन। इसका सबसे बड़ा दोष जो है वो ये है कि इस बजट में जो छोटे पुस्तकालय हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें अधिशेष रह जाती हैं, इसलिए इसको क्या नहीं माना जाता, अच्छे प्रकार का बजट नहीं माना जाता। आगे है दोस्तों कार्यक्रम आधारित बजट। यहां से दोस्तों एक हार्ड प्रश्न बनेगा, कार्यक्रम आधारित बजट यानी प्रोग्राम बजट इसको नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा हूवर कमीशन। अगर आप हूवर कमीशन के बारे में जानते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि हूवर कमीशन जो है वो पहली बार कब बना और ये क्या करता है, यानी ये कुशलता और दक्षता का तरीका बनाते हुए या वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करते हुए बजट आवंटन की क्या करता है, बात करता है। आप हमें ये बता सकते हैं कि हूवर कमीशन कब आया था। आगे है दोस्तों कार्यक्रम आधारित बजट के बाद में है पीपीबीएस, यानी ये है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। पीपीबीएस की बात करें तो ये है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। इसकी भी दोस्तों बात कर लेते हैं अपन, यानी ये जो बजट जो है पीपीबीएस जो है, ये सबसे पहले बात करें दोस्तों तो ये 1961 में यूएस डीओडी में ये पहली बार प्रयोगित किया गया। प्रयोगित करने वाला व्यक्ति जो था वो रॉबर्ट मैकनामारा नाम का एक व्यक्ति था। और ये क्या करता है, यूएस डीओडी में यानी यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में सन 1961 में इस बजट का क्या करता है, प्रयोग करता है। यानी पहले प्लानिंग करता है और प्लानिंग के आधार पर ही क्या करता है, बजटिंग निर्माण का काम करता है। और बात करें दोस्तों 6 में हो जाएगा जेडबीबी बोले तो जीरो बेस बजट। देने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था पीटर पायर और पीटर पायर सन 1970 में इसको क्या करता है, इस बजट को दे देता है। आगे बात करें दोस्तों तो एक बजट बनेगा, वो बनेगा लंप सम बजट है, यानी इसको अगर हिंदी में बोले दोस्तों तो यह है एक मुश्त बजट। पुस्तकालय अध्यक्ष की तानाशाही या किसी भी संस्था विशेष के व्यक्ति की तानाशाही को क्या करता है, ये उद्घाटित करता है। बजट आवंटन का कार्य एक बार में कर दिया जाता है, यानी एक मुश्त कर दिया जाता है। विभिन्न मदों पर पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है,
बजट आवंटन का कार्य कर सकता है। दोस्तों प्रयास किया है मैराथन क्लास लगभग 2 घंटे का, और 2 घंटे में आपको बहुत सारी अच्छी चीजें सिखाने की कोशिश की है। ऐसा ही प्रयास और भी यूनिट के साथ में करने का कोशिश करेंगे। अभी 3rd यूनिट डाल रहे हैं और आने वाले टाइम में शायद 4th, 1st, 2nd और 5th जो यूनिट है वो भी डालेंगे। अभी 3rd डालें, आगे कोशिश करेंगे 4थी की, दूसरी भी कोशिश करेंगे। कहने का मतलब दोस्तों 2 घंटे की एनर्जी के लिए या 2 घंटे का यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आपके पास में तकरीबन 4 घंटे होने चाहिए। और वर्तमान में आप जानते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो चौथा सूत्र है, यानी पाठ्य का समय बचाएं, और समय बचाने के लिए ही ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक साथ टीम का वर्क भी, टीम का जो समय है वो भी खराब नहीं हो, साथ ही मेरे द्वारा जो भी आपको बताया जाए वो भी विवरण ऐसा हो कि वो एक बार में आपको समझ में आ सके। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने मैराथन क्लास डालने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आएगी, आपको बड़ी अच्छी प्रकार की लगेगी। अगर आपको ये अच्छा लगे ये विवरण तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और मैराथन क्लास के साथ में दोबारा मिलेंगे। एग्जाम 19 सितंबर को पक्का है दोस्तों, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करो। और आने वाले टाइम में इससे जुड़े हुए अगर इस प्रकार के मेहनत वाले, या यूं समझो कि मेरी एनर्जी के साथ में अगर आप आगे भी काम करते रहे तो ऐसे वीडियो आपको और मिलते रहेंगे। सुझाव जरूर दीजिएगा, साथ ही लिंक जो है वो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक नई शुरुआत के साथ में है दोस्तों, तो अपनी जो भी आपको इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जो भी आपको दिखाई पड़े वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका एक जो कमेंट जो है दोस्तों वो टीम और मेरे लिए बड़ा ही अभिप्रेरणा देने वाला है। तो प्रयास के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।